हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब? तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो पिछली बार हमने देखा था 17, 18 और 19 के पूरा एनालिसिस देखा है। अगर आपने देखा नहीं रहेगा तो ये आई लिंक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। आज से हम शुरुआत करेंगे 2020 के प्रीलिम्स की। तो जैसे जैसे एक एक साल आगे बढ़ रहा है, तो वैसे आपको दिख रहा होगा कि डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ती जा रही है और कट ऑफ भी कम कम होते जा रहा है। तो आपको काफी सतर्क रह के और सावधानी से आपको पेपर सॉल्व करना है। इवन जो आने वाला 2023 वाला भी क्वेश्चन पेपर रहेगा, वो भी इसी लाइंस पे रहेगा, आपको समझ सकते हो फिर। तो आपके अटेम्प्ट्स भी थोड़े से अच्छे होने चाहिए। और आपको इतना ख्याल रखना चाहिए कि जो ऑलमोस्ट जो 90 की रेंज है, अभी फिलहाल तो चल रही है 90s में ही, कि इसके अराउंड ही कट ऑफ आसपास जा रहा है। तो उसके अराउंड, उसके ऊपर का ही आपको सोचना पड़ेगा। मतलब ऑलमोस्ट 55 नेट करेक्ट क्या आपका, या फिर 60 नेट करेक्ट का तो आपका एम रहना ही चाहिए। तो ठीक है। तो अभी हम देखते हैं 2020 का क्वेश्चन पेपर। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चार स्टेटमेंट दिए, करेक्ट बोला है, करेक्ट को हाईलाइट कीजिएगा। आधार मेटा डेटा कैनॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। अगर आपको पता रहेगा कि आधार एक्ट आया था तो उसके रिगार्डिंग आपको पढ़ना जरूरी था, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो उसके रिगार्डिंग ये पूरा क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा है। तो ठीक है, क्या लगता है आपको? पहला सही है, ठीक है, होल्ड पे रखते। स्टेट कैनॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। अभी आपको लगेगा एनी कॉन्ट्रैक्ट, ये गलत ही रहेगा, आंसर क्या रहेगा फिर? ये दोनों में रहेगा, ये दोनों भी गलत है भाई। इसे भी होल्ड पे रखते हैं। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ये भी होल्ड पर रखते हैं। ये भी डिफिकल्ट जा रहा है कि एलिमिनेट करना। अदर इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से निकालना है तो फिर थोड़ा सा वैलिड रह सकता है कि वैलिड डॉक्यूमेंट लगना चाहिए, तो और मैंडेटरी भी हो सकता है, चांसेस ज्यादा इसके है राइट होने के। तो फोर तो सही लग रहा है। तो अभी ये ए और बी में आंसर रहेगा। अभी वन टू, वन टू, अभी ये दोनों में कौन सा सही लग रहा है आपको? क्या लगता है? मोर देन 3 मंथ्स, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जो नंबर्स वगैरह रहते हैं तो उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि गलत होने के। तो फिर ये तो मैं गलत ही मानूंगा पहला। तो आंसर हो गया बी, 2 और 4। अभी देखिए, इसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था ये। ऐसे हवा में तुक्केबाजी और ये लॉजिक के बेसिस पे आपको डिफिकल्ट जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना, इसलिए आपको थोड़ा सा नॉलेज रहना जरूरी है इसके रिगार्डिंग। अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो सीधी तरह स्किप कर सकते हो आप। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन। अभी राज्यसभा और लोकसभा के कौन से इसमें इक्वल पावर्स रहते हैं? तो द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज। क्या लगता है आपको? राज्यसभा, ये थोड़ा इजी है, पॉलिटिक्स की साइड में क्वेश्चन है, तो पहला तो नहीं पता है कि आपको ये राज्यसभा ही कर सकती है। तो राज्यसभा के पास ज्यादा पावर्स रहते हैं ऑल इंडिया सर्विस के रिगार्डिंग, तो ये तो गलत है। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही आंसर है। क्योंकि अमेंड करते वक्त ना ही इसके पास ज्यादा पावर रहते हैं ना ही इसके पास, तो इक्वली पावर्स रहते हैं। तो अमेंडिंग करते वक्त तो ये सही आंसर। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट नहीं। मेकिंग कट मोशंस, वो भी नहीं। और वैसे भी कट मोशन जो रहते हैं वो लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। मतलब लोकसभा के पास ज्यादा पावर है। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट भी लोकसभा के पास है, और ये राज्यसभा के पास है। और आपको पता रहेगा कि राज्यसभा के पास 3 पावर्स है, कि कोई भी सब्जेक्ट अगर स्टेट लिस्ट से यूनियन लिस्ट में ट्रांसफर करना हो तो स्पेसिफिक पीरियड के लिए तो वो कर सकते हैं। फिर एक ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इमरजेंसी भी वो लागू कर सकते हैं अगर लोकसभा एब्सेंट रहा या फिर डिसॉल्व रहा तो, लिमिटेड पीरियड के लिए, आर्टिकल 352। तो ये सब सारे थे राज्यसभा के स्पेशल पावर्स। और आपको ये भी देखना चाहिए कि कौन से मैटर्स में, अभी ये तो हो गया सिर्फ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और भी बहुत सारे इक्वल पावर्स है जो राज्यसभा और लोकसभा में काफी ज्यादा इक्वल पावर्स रहते हैं। जैसे कि इलेक्शन और इम्पीचमेंट हो गया प्रेसिडेंट का, फिर वाइस प्रेसिडेंट का भी वैसा ही, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, या फिर अमेंडिंग, या फिर जो अप्रूव अप्रूव करना, जो इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए। तो ये काफी सारे अलग अलग इक्वल पावर्स है, उसके रिगार्डिंग भी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द फंड्स अंडर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लैड्स। अभी एमपी लैड स्कीम आपने पढ़ा रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? देखिए कितने चालाक है, इज और आर नहीं लिखा है इसमें, क्योंकि वो देखिए एक से ज्यादा ऑप्शन है, तो ये भी ध्यान में रख दीजिएगा। क्योंकि अगर इज रहता है करेक्ट, कभी कभी क्या हो गया था, सिर्फ इज करेक्ट बोला था तो, और कुछ कुछ ऑप्शंस में एक दो ही रहते, तो बहुत लोगों ने सिर्फ एक दो ही ऑप्शन मार्क किए। तो कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उसका भी ख्याल रखिएगा। आपका फोकस रहना चाहिए कौन से कितने करेक्ट आंसर्स रहते हैं, ये इज और आर में मत पड़िएगा। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। चार स्टेटमेंट दिए, करेक्ट बोला है।
एमपी लेड फंड्स मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन। क्या लगता है आपको? सही रहना चाहिए? बरोबर है, सही तो है। क्योंकि नाम में देखिए एमपी ने लोकल एरिया डेवलपमेंट करना चाहिए। तो डेवलपमेंट कब होगा? जैसे ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट हो जाएगी, जैसे ये देखिए, देख सकते हो। तो पहला तो करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा ही है। 1 2 1 2 2 2, अभी टू तो इसमें है ही। देखिए हमारे ऑप्शन में क्या है, देखिए ए सी और डी है। इसलिए कभी भी देखिए एक स्टेटमेंट पढ़ने का सीधा ऑप्शन की तरफ चले जाइएगा आप। तो दो तो कॉमन है, दो तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मतलब ये सही है। अभी देखिए 3 और 4 में देखते हैं। अभी एमपी लैड्स फंड्स आर सैंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस एंड अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ठीक है। और फोर्थ है, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एट लीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। अभी देखिए ये थोड़ा सा थर्ड स्टेटमेंट ही देखिए, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहे हैं कि जो अनयूज्ड फंड्स रहेंगे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते नेक्स्ट ईयर में, मतलब जो भी फंड्स रहेंगे उसी साल में वो खत्म हो जाएंगे। तो क्या लगता है आपको, ये सही रहेगा क्या? अगर आपने स्कीम पढ़ी रहेगी तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये गलत स्टेटमेंट है। तो 3 गलत हो गया, आंसर हो गया डी। 1 2 4। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? अगर आपने देखा रहेगा 2017 या 18 में क्वेश्चन ये पूछा था सेम सिमिलर लाइंस पे, कि जो राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इसका ऑप्शन था एक्चुअली। तो उन्होंने पूछा था अलग ही, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किस में आता है। देखिए ये ऊपर नीचे ही किया है, देखिए पहले ये पूछा था और इसका ऑप्शन ये दिया था। तो आपको क्या लगता है, ये सही है, ये सही है? नहीं। आपको मैंने इस पहले भी बताया था कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वो नहीं आता, इसमें अनटचेबिलिटी में नहीं आता। तो किस में आता है? फ्रीडम में आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आता है, इक्वलिटी में आता है। देखिए 14 to 18 ये इक्वलिटी में आता है, और 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को दर्शाता है। तो आंसर हो गया डी। आपको लगेगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन रहेगा, तो नहीं, वो 23 और 24 है। फ्रीडम पता है आपको 19 से लेके कितने तक है, आप मुझे बता दीजिएगा। 32 तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। और इसके ऊपर मैंने पिछले इसमें भी बताया था कि इसका एफर सीपीसी शॉर्ट फॉर्म किया था। तो ठीक है, आंसर डी हो गया। जल्दबाजी में भी गलत भी कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज जॉइंड बाय। अभी देखिए जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे इस साल में, तो काफी सिंपलर लाइंस पे पूछे थे, क्योंकि एक डिफिकल्ट साइड पे था क्वेश्चन पेपर, इसलिए उन्होंने सोचा रहेगा कि थोड़ा सिंपलर साइड भी देंगे, बच्चों को थोड़ा तो भी स्कोर होना चाहिए ना। तो ठीक है। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव किसमें है? प्रियम्बल, डीपीएसपी, सेवन शेड्यूल, कन्वेंशनल प्रैक्टिस, किसमें लग रहा है आपको? तो ये डीपीएस में है। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो चैप्टर्स होते हैं, प्रियम्बल, डीपीएसपी, शेड्यूल्स या फिर पार्लियामेंट, देखिए इधर ही ऑलमोस्ट 60 to 70% जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, ये 5 से 6 टॉपिक में से ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, और इसमें थोड़ा सा अच्छा आपकी कमांड रहनी चाहिए। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। Along with the budget, finance minister also places other documents before the parliament, which include the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by। ठीक है। अभी बजट के साथ साथ दूसरे भी डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, तो वो उसमें से एक है ये। तो ये मैंडेट क्यों किया जाता है? तो लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के लिए 112 है, 110 है। अभी वो लगेगा आपको बजट है 112 रहना चाहिए, तो ये आंसर हो गया। नहीं, ये आंसर नहीं है इसका। इन्होंने बोला अलॉन्ग विद बजट बोला है, तो ये किसके लिए रहेगा? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट ये किसके लिए रहेगा? आर्टिकल 113? नहीं, 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 आंसर हो गया प्रोविजंस ऑफ द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के लिए। अभी देखिए जो ऑप्शंस दिए उसके रिगार्डिंग नहीं देखना चाहिए। 112 किसके लिए है? तो बजट के लिए। बजट नहीं बोला है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला है। 110 एक ए किसके लिए है? तो मनी बिल का डिफिनेशन दिया है। 113 किसके लिए है? डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए है। और एफआरबीएम एक्ट तो आपको पता ही रहेगा। ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस का भी स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हिंट देते हैं आगे क्वेश्चन पेपर में। तो उसके रिगार्डिंग में थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, और एफआरबीएम एक्ट तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में ही पढ़ना चाहिए आप। ठीक है, सेवन क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन क्या रह सकता है? गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर रहता है, पॉपुलर गवर्नमेंट होता है, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट रहता है, लिमिटेड गवर्नमेंट रहता है। अभी देखिए ये वर्ड देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल द्वारा गवर्नमेंट क्या रहनी चाहिए? तो लेजिस्लेचर गवर्नमेंट, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। ये आपको लगेगा कि गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर होना चाहिए, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बोला है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करता है, जो गवर्नमेंट रहेगा उसके पास अनलिमिटेड पावर्स रहेगी क्या? नहीं, लिमिटेड पावर्स रहेगी, तो इसलिए लिमिटेड गवर्नमेंट रहेगा। आंसर हो गया ये तो है ही, ये जनरलिस्टिक वे हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में ये है लिमिटेड गवर्नमेंट। आपको लगेगा नहीं, पर ये आंसर है। और ये एनसीईआरटी में भी है आई गेस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क आई गेस, पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा वो। एक क्वेश्चन देखते हैं। Other than fundamental rights, which of the following parts of the Constitution of India reflect or reflects the principles and provisions of the Universal Declaration of Human Rights? अभी यूडीएचआर आपको अगर पढ़ा रहेगा आपने, तो आपको पता है कि आई गेस 20 या 25 रूल्स है इसमें, यूडीएचआर में प्रोविजन है आई गेस। तो उसमें से बोला है कि अदर देन फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल्स, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स तो है ही, उसके साथ साथ दूसरे भी रिफ्लेक्ट होते हैं यूडीएचआर में से, तो वो कौन से प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या लगता है आपको, ऐसा बाइफर्केशन करेंगे क्या, प्रियम्बल में नहीं दिखेगा, डीपीएसपी में दिखेगा, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में दिखेगा, प्रियम्बल में नहीं दिखेगा? तो क्या लगता है आपको? लॉजिकल आंसर हो गया इसका डी, क्योंकि सभी दिखने चाहिए, रिफ्लेक्ट हो गए तो सभी रिफ्लेक्ट हो गए इसमें से, क्योंकि काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इन्होंने प्रोविजंस दिए, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। 9th क्वेश्चन देखते हैं। In India, legal services authorities provide free legal services to which of the type of citizens? मतलब लीगल सर्विसेज जो देते हैं तो उसमें से फ्री कौन से सिटीजन को दिया जाते हैं? ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा डिटेल में पूछा है इन्होंने लीगल सर्विसेज के रिगार्डिंग, फिर भी देखते हैं हम कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। अ पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, ठीक है, अ ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख, अ मेंबर ऑफ अदर, मतलब ओबीसी विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख, ऑल सीनियर सिटीजन। तो क्या लगता है आपको, सभी सीनियर सिटीजन को ये फ्री में दे देंगे? फोर्थ के चांसेस थोड़े नहीं के बराबर है, सभी सिटीजन को नहीं दे सकते सीनियर सिटीजन को, आपको लगेगा कि देना चाहिए ऐसा कैसा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो फोर तो गया, ए और सी में आंसर है, टू तो है ही। अभी देखिए, टू कॉमन है इसमें, और वन और थ्री में देखते हैं अभी। तो पर्सन विथ एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख और ओबीसी विथ एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड में जा रहा है, तो इसको बेहतर होगा स्किप किया जाए, अगर कुछ भी आइडिया नहीं रहा तो, या फिर आपको 50-50 में रिस्क उठाना है तो उठा सकते हैं। आंसर होगा इसका ए, 1 and 2, 3 नहीं है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेटअप और सब्जेक्ट। अभी अल्माटा डिक्लेरेशन किसके रिगार्डिंग था, हाइक कन्वेंशन किसके रिगार्डिंग था, तलानोवा डायलॉग, अंडर टू कोलिएशन, ठीक है। आपको दो तीन ही पता रहेंगे तो भी इसमें से आंसर आ जाएगा, दो भी पता रहेगा तो मैक्सिमम, एक भी पता रहेगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा, एक भी पता रहा तो, पर फिर भी देखते हैं अभी। अल्माटा डिक्लेरेशन हेल्थ केयर ऑफ द पीपल, ये थोड़ा चर्चे में था इसलिए पहला तो रहना चाहिए। 1 2 1 3, 1 2 है या 1 3 है। तलानोवा डायलॉग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ये भी चर्चे में था इसलिए आंसर हो गया सी। 2 है कन्वेंशन, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के लिए नहीं था, किसके लिए था? वो आर्म कॉन्फ्लिक्ट के लिए था कुछ तो ये तो नहीं था, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के लिए अलग है। और अंडर टू कोलिशन चाइल्ड राइट्स के लिए नहीं था, ये क्लाइमेट एक्शन के रिगार्डिंग था कुछ इसलिए 4 गलत हो गया और 2 भी गलत है, आंसर हो गया सी। 11th क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच। अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट किस में रहेगा, और ये देखिए पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखे रहेंगे आई गेस 15 से, तो भी आपको इसका आंसर आ जाएगा आराम से, आके जाके आप सॉल्व कर लो। अब इसमें क्या रह सकता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए? तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, ठीक है, नॉर्मल है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट, ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, अच्छी बात है। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम, नहीं, पीपल नहीं रिमूव करते। द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ फिक्स्ड टर्म, ऐसा भी नहीं है, इसके पहले भी उड़ा सकते। तो सी और डी तो नहीं है, ए और बी में आपको लगेगा, आंसर हो गया बी। 12th क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। अभी वेलफेयर स्टेट कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के दर्शाता है? क्या लगता है आपको, इसका आंसर होगा डीपीएसपी, ज्यादा सोचिएगा मत, ठीक है, इसलिए डीपीएसपी कितना इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा। 13th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी।
ये क्वेश्चन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन था। डिफाइन तो नहीं किया है, पर इन टर्म्स ऑफ बोला गया तो फिर रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ये थोड़ा ट्रिकी था क्वेश्चन। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो ये तो सही होना चाहिए, सेकंड वाला तो सही होना चाहिए, ऐसा आपको लगेगा। पर इसका आंसर क्या है पता है आपको? ना पहला है ना दूसरा है, सीधा आंसर डी दिया है यूपीएससी ने। ये थोड़ा क्वेश्चनेबल क्वेश्चन था। तब ये बेसिक स्ट्रक्चर तो डिफाइन नहीं है, ठीक है, ये समझ सकते हैं, पहला तो गलत होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व आइडियल्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं रहेगा, ये दूसरा रहेगा, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत किया है इन्होंने। आपको लग सकता है फ्लो फ्लो में कि ये सही है, देखिए मुझे भी लग गया था अभी ये फ्लो फ्लो में सही रहना चाहिए, पर ये नहीं है। आंसर हो गया डी। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखते हैं। वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज। अभी गांधीज्म और मार्क्सिज्म आपने थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा कि मार्क्स किस पर है, और गांधीज्म तो पता ही रहेगा। मार्क्सिज्म अगर पता रहेगा कि क्या रह सकता है, इनके बीच में क्या कॉमन रह सकता है, कि फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी रहेगा, क्लास स्ट्रगल रहेगा, अबोलिशन प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगा, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म रहेगा, किसमें रहेगा, क्या लगता है आपको? तो इनका मेन एम तो यही था कि क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, तो इसलिए आंसर हो गया ए। ठीक है, इसका इसके रिगार्डिंग आपको कुछ आइडिया रहेगा तो अभी आप कीजिएगा, वरना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा आपको मार्क करने में। आंसर हो गया ए। 15 क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। अभी ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग पूछा है कि ब्यूरोक्रेट का क्या रह सकता है। अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, मीनिंग भी नहीं, कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा। एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, ये क्या, ठीक है, थोड़ा बहुत रह सकता है। एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। देखिए पब्लिक पॉलिसी का ही काम है ना, जो आई एस ऑफिसर्स रहते हैं, तो उनके पास जो भी पॉलिसी आती है तो उसे इम्प्लीमेंटेशन करना ग्राउंड लेवल पे, वही इनका मेजर मकसद, तो मेजर अप्रोप्रिएट तो यही रहेगा। ये तो रहेंगे ही, पर मेजर काम तो यही है इनका। तो क्या लगता है आपको, क्या आंसर रहेगा? तो हो गया डी आंसर। 16 देखते हैं। प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। अभी देखिए जो प्रियम्बल है वो क्या है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको पहली बात तो पता चलनी कि ये पार्ट है या नहीं। तो पार्ट है क्या? हाँ है, पार्ट है। नॉट अ पार्ट बोला है, नहीं है, मतलब ये ए सी और डी में। बट हैज नो लीगल इफेक्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट सही है। नॉट अ पार्ट तो है। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, नहीं, ऐसा नहीं है। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। देखिए सेम लीगल इफेक्ट बोला इसलिए गलत हो गया, ये तो नॉट अ पार्ट बोला है। अभी पार्ट बट हैज नो लीगल इफेक्ट और पार्ट है बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। देखिए इसका ही एक्सटेंशन ये इसमें बोला है इन्होंने कि इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट से ऐड किया है इसमें, इस ऑप्शन में। तो आपको क्या लगता है इसमें दोनों में से क्या रहेगा, ए और डी में से? तो आंसर हो गया इसका डी, इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। थोड़ा स्पेसिफिक होता है और अच्छा भी दर्शाता है, ये थोड़ा वेग स्टेटमेंट हो सकता है, इसमें कुछ भी इंटरप्रिटेशन करने आ सकते हैं। तो ठीक है, आंसर हो गया डी। 17 क्वेश्चन देखते हैं। गोल्ड ट्रांच या फिर रिजर्व ट्रांच रेफर्स टू। बी क्या है, रिजर्व ट्रांच क्या है? वर्ल्ड बैंक, सेंट्रल बैंक, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ। देखिए नाम में ही आपको समझ में आ गया रहेगा। इसका आईएमएफ का क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर्स। तो ये क्या रहता है रिजर्व ट्रांच? तो एक कंपोनेंट रहता है, हर एक मेंबर कंट्री का कोटा रहता है आईएमएफ के तरफ। तो कोई भी मेंबर कंट्री रहेगा, तो जो भी टोटल कोटा रहेगा उसमें से समझो 25% उसको देना रहेगा एक फॉरेन करेंसी या फिर गोल्ड में, तो उसे कहते हैं रिजर्व ट्रांच या फिर गोल्ड ट्रांच, ठीक है। और जो रिमेनिंग 75% रहेगा वो डोमेस्टिक करेंसी या फिर क्रेडिट ट्रांच इसे कहा जाता है। मतलब 75% डोमेस्टिक करेंसी में, 25% गोल्ड या फिर फॉरेन करेंसी में, तो उसे कहते हैं रिजर्व ट्रांच। तो ये आईएमएफ की तरफ रहता है, ठीक है। 18 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, पार्ट 4 क्या है आपको पता है, क्या लगता है? ठीक है, दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स, पहला तो गलत। पार्ट 4 किसके रिगार्डिंग है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। पहला तो गलत है, आंसर टू और मतलब बी और डी में। दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ठीक है, तो सही है, तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं थी। द प्रिंसिपल लेट डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। क्या लगता है आपको, सही तो है, आंसर हो गया डी। क्या लगता है आपको, डीपीएसपी रहेगा क्या? क्या फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 4? बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। 19 क्वेश्चन देखते हैं।
Consider the following statements. According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in the state for 6 months, even if he or she is not a member of the legislature of that state. ये थोड़ा बियर स्टेटमेंट है। मतलब एक पर्सन जो एलिजिबल है वोट के लिए, उसे मिनिस्टर बनाया जा सकता है एक स्टेट में 6 महीने के लिए, अगर वो मेंबर नहीं रहा लेजिस्लेचर का भी। तो इस पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी कि मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर 6 मंथ्स, ही और शी, मतलब 6 महीने के लिए इसे बनाया जा सकता है, ऐसा इसका कहना है। पर कुछ कुछ जो क्लासेस थे, आंसर्स किस थे, तो उन्होंने बोला था कि इसका आंसर ए है, मतलब ये पहला सही है, दूसरा तो गलत है, वो देखेंगे हम बाद में। पर पहला सही है मान रहे थे। और यूपीएससी ने जब आंसर की निकाली, देखिए ये जो 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था, इसमें काफी ज्यादा वेरिएशन आ रहे थे, ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का वेरिएशन आ रहा था जो यूपीएससी के आंसर की उससे। इसलिए इसमें काफी डिफिकल्टी हो रही थी, मतलब, और काफी बच्चों को निराशा झेलनी पड़ी, जैसे मुझे भी, क्योंकि मेरा स्कोर 99 था ऑलमोस्ट, और सबको लग रहा था कि मतलब ऑब्वियसली 99 थोड़ा थोड़ा अच्छा स्कोर है। और इसका कट ऑफ कुछ तो 84 या 85 लग गया था, नहीं 90 में लग गया था कुछ तो, 92 के 94, 94 लग गया था कुछ तो इसका कट ऑफ। तो मेरा तो जनरली होना ही चाहिए था, पर इसका वेरिएशंस काफी ज्यादा थे, तो मुझे कुछ तो 90s में आ गए थे। तो काफी क्लोज में गया था। पर ये जो आंसर्स की रहते तो उस पर ज्यादा डिपेंडेंट मत होइएगा, बस यही कहना है आपका। बस मेरा यही कहना है, क्योंकि आप आंसर की अगर चेक करते बैठोगे और ऐसे क्वेश्चंस रहते कि जो इंटरप्रिटेशन रहता है, तो वो आपको पटक से नहीं मिल जाता। आप बस ये स्टेटमेंट सर्च करोगे और ये आपको दिखा, ठीक नहीं दिखा, तो फिर आप इंटरप्रेट करोगे कि ये सही है, पर ये गलत रहता है, तो फिर और डिफिकल्ट हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा मिल रहे हैं अभी। इवन गूगल को भी डिफिकल्टी आ रही है कि कहाँ से आंसर निकाले इसका। तो जो बच्चा फ्लो फ्लो में है उसे भी पता चलता है कि ये इसका आंसर क्या रहेगा। तो ठीक है, सभी आंसर की के पीछे मत पड़िएगा, दो तीन आंसर की चेक किए करेंगे, फिर आप स्कोर देखेंगे 90 95 है, फिर आप हवे में रहोगे और मेंस का प्रिपरेशन भूल जाओगे। मतलब 15-20 दिन तो आप इसी में चले जाएंगे। और वैसे भी यूपीएससी जो रिजल्ट निकाल रहा है तो 20 दिन के अंदर ही निकाल रहा है प्रीलिम्स का। तो आप फटक से, जैसे ही प्रीलिम्स हो गए, 1-2 दिन का गैप लीजिएगा और फटक से मेंस का प्रिपरेशन चालू कीजिएगा। ठीक है, ये भाग दौड़ में मत पड़िएगा कि इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था। इस जैसे आपका क्वेश्चन पेपर, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्वेश्चन पेपर के बाद मतलब क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहला तो गलत है। अभी सेकंड स्टेटमेंट देखिए। According to the Representation of People Act 1951, a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison। देखिए थोड़ा एक्सट्रीमनेस है इसमें, कि अगर कोई कन्विक्ट हो गया है पर्सन क्रिमिनल ऑफेंस से, तो उसे इम्प्रिजनमेंट किया जाए, समझो 5 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट हो गया, तो उसका परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन होता है। तो ये तो ऐसा गलत है। वैसे देखा जाए तो 50% से ज्यादा तो एमपी नीचे गिर जाएंगे अगर ऐसा रहता। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, आंसर क्या होगा इसका, डी। ठीक है, 20th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही और शी थिंक्स फिट। ठीक है, लग सकता है, प्रेसिडेंट है भाई, फर्स्ट सिटीजन होता है इंडिया का, वो भी हो सकता है, जब उन्हें लगे तब ले सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। यहाँ पे ट्रैप हो सकता है, क्योंकि 3 सेशंस ऐसा क्लियर कट तो मेंशन नहीं है। आपको लगेगा कि होना चाहिए, ऐसा कैसा, ऐसे पार्लियामेंट मिलती है 3 सेशंस के लिए, पर ऐसा कहीं कहीं पर ये कन्वेंशन है, मतलब ऐसा कुछ आर्टिकल नहीं है इसके रिगार्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोवाइड नहीं किया है, बस ये कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन है ये। आपको लगेगा फ्लो फ्लो में हाँ ये सही तो है, नहीं इसे नहीं, बी और डी गलत हो गए। ए और सी में देखते हैं अभी। मतलब पहला तो सही है, देर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ईयर। क्या लगता है आपको? तो आपको लगेगा ये ऐसा कैसा, ये गलत हो गया स्टेटमेंट, पर ये सही है एक्चुअली। कोई मिनिमम नंबर नहीं दिया है कि पार्लियामेंट को कितने दिन एक साल में मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ डेज। तो आंसर हो गया सी, 1 और 3। वैसे आपको लगेगा कि 120 दिन के लिए तो मिलना चाहिए, तो वो कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एटलीस्ट पार्लियामेंट तो 120 दिन एक ईयर में मिलने चाहिए, पर ऐसा मिनिमम नंबर तो नहीं है। और फिलहाल तो अभी अगर देखा जाए तो 70 डेज के अराउंड ही आ गया है अप्रोक्सीमेटली। पहले 120 दिन साल में तो भी मिलते थे, पर अभी 70 दिन के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी भी और लो हो रही है। ठीक है, अभी अब देखते हैं 21 क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अभी ये पेयर दिया है, औरंग बनियान मिरासीदार। तो इसमें से करेक्ट करेक्टली मैच देखना है हमें। तो कौन सा है? औरंग इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट होता है क्या?
अगर आप कुछ आइडिया रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा, वरना स्किप कर सकते हो, काफी डिफिकल्ट था ये। ऐसे टर्म्स शायद ही हमने सुने रहेंगे। तो इसका आंसर क्या है? पहला तो नहीं है। पी और मतलब 2 और 3 सही है। इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी थे, और ये मिनिस्टर डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट थे। ठीक है। 22nd क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब रिलीजियस मतलब क्या? कल्चरल हो गया, फिर ये कल्चर का क्वेश्चन है। स्थावीरावदीन्स बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म। लोकत्रवादीन sect was an offshoot of Mahasangika sect of Buddhism. The deification of Buddha by Mahasangikas fostered the Mahayan Buddhism. देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था, डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में ही, कि ये महायान बुद्धिज्म का एक फीचर था। अभी देखिए बाय महासंघिकास बोला है, पर फिर भी थर्ड के चांसेस राइट होने के ज्यादा है, क्योंकि महायान बुद्धिज्म थर्ड तो राइट होना ही चाहिए, मतलब ये बी, सी और डी में रहेगा। अभी देखिए ये दो स्टेटमेंट देखते हैं अभी। 33, तो इसका आंसर क्या है? दोनों में से कौन सा लग रहा है आपको सही होना चाहिए या सभी होना चाहिए? तो आंसर है इसका 2 और 3, मतलब ये दो सही है, पहला वाला गलत है। तो 23 क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements correctly explains the impact of Industrial Revolution on India during the first half of the 19th century? फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मतलब क्या? 1850 आता है। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम आपको याद रखिएगा। और ये इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोला है इंडिया पर, तो क्या रहना चाहिए? इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर ruined, ठीक है। मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर्स। रेलवे लाइंस वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हेवी ड्यूटीज वर imposed ऑन द ब्रिटिश इंपोर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। तो कौन सा लगता है आपको, कौन सा सही रहेगा इसमें से? तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है वो सबसे ज्यादा रुइन हो गई थी, क्योंकि मशीनरी आ गई थी। तो इसकी वजह से जो इनका जो प्राइस लेवल्स था वो कम्पीट नहीं कर सकते मशीन के प्राइस लेवल पे। देखिए अब अगर आपने अभी भी देखा जाए, तो जो हैंडमेड क्राफ्ट्स रहते हैं वो काफी ज्यादा महंगे रहते हैं एज कम्पेयर टू मशीनरी क्राफ्ट्स। तो इसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रुइंड, ये आंसर था इसका ए। लार्ज नंबर्स में तो नहीं थे, काफी कम नंबर्स में आ गए थे मशीन्स। तो रेलवे लाइंस तो 1860 सॉरी 1853, पर फिर भी उसमें ज्यादा लाइंस तो नहीं थी, बस एक लाइन ही बनाई थी। तो सी तो नहीं है, हेवी ड्यूटीज का संबंध नहीं आता। और इंपोर्ट्स पे नहीं थे, एक्सपोर्ट्स के थे, वो भी किसके? इंडियन टेक्सटाइल्स के। तो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स पे इंपोर्ट क्यों लगाएंगे? ये तो नहीं हो सकता, तो अपोजिट बात होगी। ठीक है, 24 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है ये सब इवेंट्स है। राइज ऑफ प्रतिहारस अंडर किंग भोज, पल्लवा पावर, चोला पावर, गोपाला मतलब पाला डायनेस्टी। ये थोड़ा सा आपको अगर टाइमलाइन पता है तभी आप मार्क कीजिएगा, वरना स्किप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो पल्लवा डायनेस्टी जो थी अंडर महेंद्र वर्मन वन, तो वो 571 से लेके 630 सीई तक थी। पाला डायनेस्टी थी वो 750 से 770 तक थी, गोपाला के अंडर। बाद में भोज जो थे, किंग भोज 840 से लेके 851 तक थे। और जो चोला एम्पायर था, विजयलाया मतलब परंतका वन जो रहेंगे, वो 907 से 953 तक थे। तो कैसा आंसर हो गया फिर? 2413। अगर आपको मोटा मोटा भी पता रहता कि चोला सबसे लास्ट में आए, तो भी आपको ये 3 तक 50-50 तक तो आ सकते थे। पर उतना भी आपको ये भी आइडिया रहना चाहिए कि बाकी की भी पावर्स है, उसका रिगार्डिंग भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए। पर मेजर मेजर ये सब मतलब प्रतिहारा बोलो, पल्लवा, चोला, गोपाला, ये सब नॉन डायनेस्टीज है, मतलब एनसीईआरटी में उसका मेंशन है, तो आपको याद रहना ही चाहिए इसके और टर्म पीरियड में। ठीक है, 25th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ हुंडी जनरली रेफर टू इन द सोर्सेज ऑफ द पोस्ट हर्षा पीरियड। अभी आपने अगर ये पढ़ा रहेगा तो ठीक, वरना आप स्किप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। तो क्या था ये? हुंडी एडवाइजरी इशूड बाय द किंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स, कुछ भी रह सकता है देखिए। और डायरी टू बी मेंटेन फॉर डेली अकाउंट्स। देखिए हिस्ट्री और कल्चर के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम स्किप करने जैसे ही रहते हैं, क्योंकि आपने ना तो उसके बारे में कुछ आइडिया रहती है, ना कभी आपने पढ़ा रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर जितना पॉसिबल हो सकता है उतना एलिमिनेशन करने की कोशिश कीजिएगा। पर जबरदस्ती एलिमिनेशन मत कीजिएगा, मतलब ये मैंने पढ़ा है मतलब ये इसका आंसर यही रहना चाहिए, ऐसा मत कीजिएगा। नहीं तो पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, ऐसा मत कीजिएगा, फिर ये यूपीएससी आपको झुका देगी आराम से। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है, ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं। पर इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा टर्म्स वगैरह जो, अभी देखिए इसमें से क्या पता चलता है, ये जो टर्म्स रहते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। टर्म्स के रिगार्डिंग जो भी पूछे जाते हैं हर एक टाइम पीरियड में, आपको एक काम कीजिएगा। हर एक टाइम पीरियड, जैसे आप ये समझिए हर्षा पीरियड है, तो हर्षा में कौन से टर्म्स यूज किए हैं, तो उसकी एक लिस्ट बनाइए, उसके नोट्स बनाइए अच्छे से, उससे बार बार रिवाइज कीजिएगा। एनसीईआरटी बोलिए, या फिर जो भी ज्यादातर टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आप फ्रेजेस बना सकते हो। ठीक है, 26 क्वेश्चन देखते हैं।
With reference to the book Deshar Katha, written by Sakharam Ganesh Deoskar during the freedom struggle, consider the following statements. It warned against the colonial state's hypnotic conquest of the mind, हो सकता है. It inspired the performance of Swadeshi street plays and folk songs, हो सकता है. The use of Desh by Deoskar was in the specific context of the region of Bengal. देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड में क्वेश्चन जा रहा है, पर कुछ कुछ लोगों ने कैसे दिमाग लगाया कि सखाराम गणेश देओस्कर ये थोड़ा महाराष्ट्र नाम लग रहा है, तो ये तो बंगाल के स्पेसिफिक के लिए क्यों करेंगे ये, है ना. तो वो लॉजिक से इन्होंने 3 एलिमेंट करके ये आ गया, पर ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि देशर का था, थोड़ा सा बंगाली टर्म है, तो हो सकता था. पर इसलिए यूज ऑफ देश बाय देवस्कर वॉज इन द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल, ये थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा था क्वेश्चन, डिफिकल्ट साइड में. मैं तो कहूंगा स्किप करने जैसा ही क्वेश्चन है, पर कुछ कुछ लोगों ने काफी भयंकर रिस्क लिया, इलॉजिकल थोड़ा सा. तो बोल सकते हैं कुछ भी जुगाड़ करके हमने बस राइट आंसर लाया, उससे क्या मतलब है, 2 मार्क्स तो मिल गए ना. पर ये हर क्वेश्चन में तो नहीं हो सकता ना, बाकी क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, बेहतर होता है इसमें स्किप किया जाए. अगर ऐसे वाले लॉजिक से लगाने लग गए तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ कंटेक्स्ट ही नहीं है इसमें. तो भी फिर भी आंसर इसका ए, 1 और 2, कुछ भी करो आंसर तो सही है. 27 देखते हैं. द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग. अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है वो खारिज किया है, मतलब कैंसल आउट किया है. 2 क्वेश्चन इसमें कैंसल आउट हो गए यूपीएससी में, तो उसमें से ये एक था. तो इसमें क्या है, गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग. तो अभी इसमें पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, पर इसमें से अंदाजा लगा सकते हो आप, तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ये क्यों इन्होंने खारिज किया था. ठीक है, 28 क्वेश्चन देखते हैं. द विट्ठल विध्वंसक, द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय. अभी आपको लगेगा अनटचेबल पीपल है मतलब ज्योतिबा फुले रहेंगे, तो आंसर होगा ये नहीं. तो ये भी हो सकता है इन्होंने भी अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग किया है, इन्होंने भी पता नहीं, ये तो है. अभी देखिए कुछ कुछ लोगों ने कैसा लॉजिक लगाया, अभी ये इतना बड़ा मंथली जर्नल है, अगर इन्होंने क्या रहता तो हमें पता चलता, इन्होंने क्या रहता हमें पता चलता, इन्होंने क्या रहता, इसलिए कुछ कुछ लोगों ने इसे ए आंसर किया है. ये भी थोड़ा सा वेगली ही बोल सकते हैं कि वेग लॉजिक है. वेग लॉजिक लगा के इन्होंने आंसर सही किया है, और ये भी स्किप करने जैसा ही क्वेश्चन था. मैं तो कहूंगा स्किप कर सकते हो आप ये क्वेश्चन को भी. और इसका आंसर है गोपाल बाबा वाळंगर. 29 क्वेश्चन देखते हैं. विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कुलियावाप एंड द्रोणवाप डिनोट. कुछ आइडिया है? देखिए अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए. अभी देखिए सलग आई गेस 5 से 6 क्वेश्चन सीधे स्किप करने वाले क्वेश्चंस थे कंटिन्यू. तो इसमें आपका मॉरल बहुत बुरी तरह से डाउन हो सकता है कि यार मुझे कुछ आ रहा ही नहीं. पर ये आप याद रखिएगा, हिस्ट्री और कल्चर के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ना, आप पूरी तरह भी स्किप कर लोगे ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी इसमें आपकी ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी. तो उसका टेंशन मत लीजिएगा, भले इसके कितने भी क्वेश्चन हो. ठीक है, 5 हो 10 हो कितने भी रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. 10 क्वेश्चन से कुछ नहीं फर्क पड़ता. ठीक है, आप बस इतना माइंडसेट रखिएगा कि अगर ये डिफिकल्ट है तो 99% लोगों के लिए डिफिकल्ट रहेगा. 1% ये ऐसे लोग रहेंगे जो एकदम हवाबाजी में तुक्के मार के वैसे ही आए रहेंगे. ठीक है, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा. विद रेफरेंस ये कुल व्यापार और दोनों व्यापार किसमें है, तो लैंड है, कॉइन है, अर्बन लैंड है, रिलीजियस रिचुअल है, किसमें है? तो ये मेजरमेंट ऑफ लैंड है. तो ये कौन से टाइम पीरियड के रिगार्डिंग था, ये तो गुप्ता एरा में. यहाँ पे गुप्ता एरा में आपने अगर अच्छे से पढ़ा रहेगा तो ठीक है, मतलब इतना भी डिटेलिंग मुझे नहीं लगता एनसीईआरटी में इसका भी कुछ जिक्र हुआ है, पर ठीक है. 30th क्वेश्चन देखते हैं. Who among the following rulers advised his subjects through this inscription. ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन दिया है तो किसके रिगार्ड किसका है ये. Whoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect, with the hope of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. अशोका, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कृष्णदेवराय. तो क्या लगता है आपको? तो इन्होंने बोला है कि अगर आप किसी रिलीजियस सेक्ट के हो तो आप ओवर एक्सेसिव डिवोशन देते हो अपने खुद के सेक्ट के ऊपर, और दूसरे सेक्ट के ऊपर आप बोल रहे हो कि ये अच्छा नहीं है, वो नहीं है, तो उल्टा ये खुद के सेक्ट के ऊपर हानि कर रहा है, ऐसे इनका मानना है, मैं नहीं कह रहा. तो ये कौन हो सकता है ये? तो सबको मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स तो यही लग सकता है, अशोका ही रहने चाहिए, क्योंकि ऐसा मतलब ब्रॉड विजन तो चांसेस इनके ही है. समुद्रगुप्त तो कॉन्करिंग में लगे हुए थे, तो चांसेस कम ही इनका ये रहेगा. हर्षवर्धन भी अगर रहते तो हमें पता चल जाता. तो ए और डी में लग रहा चाहिए, पर फिर भी मैं कहूंगा अशोका थोड़ा ज्यादा प्रेफर्ड रहेगा आज. ये थोड़ा फिजिबल था क्वेश्चन, मतलब सॉल्व करने जैसा था. फिर भी आपको अगर कुछ आइडिया रही तो ठीक, वरना स्किप कर सकते हैं ये भी कुछ. 31 देखते हैं. विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म परमिताज. थोड़ा सुना हुआ टर्म लग रहा है क्या आपको? तो क्या रहेगा, अर्लियर धर्मसूत्र टेक्स्ट है क्या, रिटन इन अफेस्ट्रोबिक सूत्र स्टाइल, फिलोसॉफिकल स्कूल दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, परफेक्शन, बुद्धिसत्व, पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स ऑफ अर्ली साउथ, साउथ इंडिया.
परम मिताज किसमें रह सकता है? नो आइडिया, स्किप। आंसर क्या है इसका? परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ। ठीक है, सी आंसर इसका। 32 देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व्ड अराउंड वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, एज ऑफ कंसेंट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। कुछ आइडिया है इसके रिगार्डिंग? नहीं, स्किप कर सकते हो। तो इसका आंसर है 2 और 3। वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन लग सकता है यहाँ पे, पर ये उल्टा यही नहीं है। ठीक है, 33 क्वेश्चन देखते हैं। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। तो क्यों डिक्लाइन हुआ 20th सेंचुरी में स्टार्टिंग के फेज में? प्रेजेंस रेजिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, अनप्रॉफिटेबिलिटी, नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स। किसमें रहेगा? किसकी वजह से ये नीचे हुआ था, मतलब डिक्लाइन हो गया था इंडिगो कल्टीवेशन का? तो आपको पता रहेगा कि जो चाइना वगैरह है, तो उन्होंने भी इंडिगो कल्टीवेशन स्टार्ट किया था और उधर काफी ज्यादा हद तक डिमांड भी उनकी जो थी वो कम हो गई थी, मतलब इंडिया से। तो इसकी वजह से इंडिया से जो इंडिगो कल्टीवेशन था वो काफी हद तक अनप्रॉफिटेबल होने लग गया था। इसलिए अनप्रॉफिटेबिलिटी उसका मेजर फैक्टर था वर्ल्ड मार्केट में, क्योंकि नए इन्वेंशन आने लग गए थे, उसके रिप्लेस करने लग गए थे इंडिगो कल्टीवेशन को। इसलिए आंसर हो गया बी। 34th क्वेश्चन देखते हैं। वेलेस्ली एस्टैब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता। ये स्पेक्ट्रम में है, क्लियर कट मेंशन है, ये किसके लिए बनाया था? डायरेक्टर्स के लिए नहीं, ओरिएंटल लर्निंग के लिए नहीं, विलियम कैरी एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं, तो क्या था? सिविलियंस के लिए? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए था, टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। मतलब ये तभी का मसूरी था बोल सकते हो। ठीक है, मसूरी आपको पता है जो लबासना सेंटर है, तो वो जो भी आईएएस है तो उनको ट्रेन करते हैं ये इंस्टीट्यूशन। तो तभी का ये मसूरी था, पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता वाला। ठीक है, आंसर हो गया डी। 35 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट टुमुल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो आपको अगर पता रहेगा तो ठीक है, मतलब ये थोड़ा पढ़ा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि ये कुछ आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ही है, कुछ पढ़ा नहीं, एकदम उपेंद्र सिंह से उठा दिया कौन सा भी एक लाइन पकड़ के, तो ऐसा नहीं है। तो ये क्लियर कट लिखा है, उलगुलन किसे कहा जाता था? तो बिरसा मुंडा को कहा जाता था। तो अभी देखिए, ये बिरसा मुंडा रिवोल्ट 1899 का, इसके बारे में तो पढ़ना ही है आपको, पर ये भी पढ़ना है मैपिला रेबिलियन, रिवोल्ट ऑफ 87 तो है ही, इंडिगो रिवोल्ट हो गया, ये हो गया। तो ये रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग भी रिवोल्ट पढ़ने चाहिए। ठीक है, 36 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू स्कॉलर्स और लिटरेट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पाणिनि एसोसिएटेड विद विश्वामित्र शृंगा, अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धना, कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त टू। क्या लगता है आपको कौन सा करेक्ट है इसमें से? तो ये तो पता रहेगा, कालिदास चंद्रगुप्त टू में थे, तो 3 तो रहना ही चाहिए, बी सी और डी में आंसर है। अब ये देखिए, पाणिनि और पुष्यमित्र शुंग, कुछ याद आ रहा है क्या आपको? अमर सिंह, हर्षवर्धन, तो आंसर है इसका सी। तो जो अमर सिंह थे वो चंद्रगुप्त टू में थे, तो 2 तो नहीं रहना चाहिए, आंसर हो गया सी। अभी देखिए, जो मेजर मेजर पोएट्स या स्कॉलर्स रहते हैं ना, तो उसका भी एक लिस्ट कर दीजिएगा आप। ये एक ऐसे कर सकते हो कि जो रूलर है और उसके पोएट या फिर जो भी फिलोसोफर रहेंगे, तो उसका एक टेबल कीजिएगा, रूलर और ये पोएट्स का। तो आपको जो भी रूलर रहेगा मेजर मेजर लगा, तो आप गूगल करिएगा सीधी तरह। मेजर मेजर आपको एनसीईआरटी में तो मिल जाएगा, एनसीईआरटी का भी कर सकते हो आप। जितना हो सकता है एनसीईआरटी से पूरा निचोड़ लीजिएगा। अगर ये यूपीएससी ने उसके आगे थोड़ा सा भी आगे जाके पूछा है तो वो भी कर सकते हो आप। हार्डली इसे 1 या 2 घंटे लग जाएंगे, तो ये भी कर सकते हो आप। काफी इंपॉर्टेंट है ये। और उसका टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड भी लिख लीजिएगा। कभी कभी बस इतना दे देंगे यार, या फिर टाइम पीरियड के रिकॉर्डिंग भी अकॉर्डिंग भी दे सकते हो। ठीक है, 37 देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, अब ये किसके लिए था? फर्टिलाइजेशन ऑफ एक इन विट्रो बाय द डोनर स्पर्म। ये देखिए, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर काफी चर्चे में था, किसके रिगार्डिंग रह सकता है, आपको क्या लगता है? तो आपको लगेगा एक फर्टिलाइजेशन के लिए रहेगा, नहीं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म, नहीं। डेवलपमेंट स्टेम सेल इनटू फंक्शनल एम्ब्रियोज, नहीं। इसका आंसर होगा प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन ऑफस्प्रिंग। तो जो भी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज रहेंगे ना उसके अंदर, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर की इन्होंने किया था। मतलब जो भी बच्चा आएगा उसको कुछ ऐसा डेंजरस जेनेटिक डिजीज तो नहीं रहने चाहिए। ठीक है, 37 का डी आंसर हो गया। 38 देखते हैं। With the present state of development, artificial intelligence can effectively do which of the following? Bring down electric consumption in industrial units, create meaningful short stories and songs, disease diagnosis, text to speech conversion, wireless transmission of electrical energy। अभी आपको लगेगा एआई तो सभी कर सकता है, तो आंसर हो गया 1 2 3 4 5। 99% क्लासेस वालों ने ये आंसर दिया है डी। और सभी बच्चों ने, ऑलमोस्ट सभी ने ये आंसर मार्क किया है, पर आंसर क्या है पता है आपको? क्या लगता है आपको क्या रहना चाहिए इसका आंसर? आंसर इसका बी, 1 3 4। अभी देखिए, क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज नहीं कर सकता है ये, वायरलेस ट्रांसमिशन नहीं कर सकता इलेक्ट्रिकल एनर्जी का।
ठीक है, यही नहीं कर सकता इतना। कैन इफेक्टिवली डू बोला है, आराम से कर सकता है। थोड़ा क्वेश्चनेबल था, सेकंड तो होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज कर सकता है अभी का चैट जीपीटी देखा जाए तो कर सकता है। मेरे को लगता है चैट जीपीटी के पहले का तो ये क्वेश्चन है, मतलब 2020 का है, तो हम समझ सकते हैं कि शॉर्ट स्टोरीज तो नहीं कर सकते। ठीक है, 39 देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी रहेगा तो ये आप यूपीएससी को पूछ सकते हैं, मुझे नहीं। ठीक है, ये यूपीएससी का आंसर किया, मैंने नहीं निकाला ये। ठीक है, 39 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसमें से करेक्ट बोला है, चार स्टेटमेंट दिए। पीएलसी यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 375 टू 780 हो सकता है। VLC is known as long range optical wireless communication हो सकता है। VLC can transmit large amount of data faster than Bluetooth हो सकता है। VLC has no electromagnetic interference, ये आपको लगा रहेगा ये गलत है, आंसर हो गया ये। नहीं, ये भी है एक्चुअली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता है इसका, क्योंकि विजिबल लाइट है, शॉर्ट रेंज के लिए है। अभी देखिए, शॉर्ट रेंज के लिए विजिबल लाइट है, मतलब शॉर्ट रेंज के लिए, मतलब लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है ये। तो टू नहीं है, टू आंसर नहीं है, आंसर हो गया सी। अगर आपको वीएलसी पता रहेगा तो ठीक है, आपको वीएलसी प्लेयर पता रहेगा, पर वो अलग है, ये टेक्नोलॉजी अलग है। ठीक है, 40th क्वेश्चन देखते हैं। फेवरेट क्वेश्चन है सभी का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर पूछा गया है। अभी देखिए, पिछले साल ही इन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर एक मैच द फॉलोइंग बोला था, आपको याद रहेगा क्या? ठीक है, क्रिप्टो करेंसी वगैरह का मैच द फॉलोइंग था। अगर आपने 2019 का क्वेश्चन पेपर नहीं रहा तो ये देख सकते हो, आई लिंक है यहाँ पर। इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स। ठीक है, द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डाटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। ये क्या बात हुई, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में रहेगा? तेरे आपको क्या लगता है सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में रहेगा डाटा इतना बड़ा? ना, ए और डी में आंसर रहेगा। ये तो सही है, मतलब पहला तो सही है, ऑब्वियस है। एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। सही है, क्योंकि देखिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, अपने आप ही चलते रहता है, बना भी सकते हैं। भले क्रिप्टो करेंसी आपको लगा रहेगा कि वो रेगुलेटेड है, उसका परमिशन लगती है, उसका टेक्निकल अप्रूव सेंट्रल अथॉरिटी रहते हैं उनका, पर जो वेरियस एप्लीकेशन जो है इसके ऊपर, एप्लीकेशंस ये जो टेक्नोलॉजी पर है, तो वो बना सकते हैं किसी के परमिशन के बगैर। मतलब ऐसा कॉपीराइट नहीं की हमारा टेक्नोलॉजी हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है, 40 डी आंसर। 41 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में बोला है, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें भी काफी सारे जो आंसर की है बाकी के क्लासेस वालों के, कितने गलत हुए देखिए, आप काउंट करते जाइए ये कितने गलत हो गए। ये भी गलत मार्क किया है क्लासेस वालों ने। कार्बन नैनोट्यूब्स के बारे में देखते हैं हम। दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी। सही है, 1 ACD होना चाहिए आंसर इसका। तो टू तो गया। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसे होल्ड कर रखते हैं, पता नहीं, हो सकता है। दे कैन बी यूज इन बायोकेमिकल सेंसर्स। ये सही है, 3 तो होना चाहिए, मतलब पहला गया, दूसरा गया। सी और डी में 2 पर है सवाल पूरा, मतलब 3 और 4 तो है ही। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सुनने में तो सही लग रहा है, पर ये यूपीएससी ने गलत माना है, आंसर इसका सी है। अभी किस कंटेक्स्ट में बताया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्यों गलत किया है इन्होंने। ये थोड़ा टेक्निकल नॉलेज लग रहा है इसे, शायद कार्बन नैनो ट्यूब्स की रिगार्डिंग, तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, 42 देखते क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन अ क्रॉप फील्ड। ठीक है, इंस्पेक्टिंग द craters of active volcano, collecting breath samples from spouting wells for DNA analysis. At present level of technology, which of the about activities can be सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय यूजिंग ड्रोन्स। अभी ड्रोन का यूज करते हैं, हम सब कर सकते हैं क्या? क्या लगता है आपको? तो आपको लगेगा ये कैसे करेंगे, ये कैसे, सभी कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए ज्यादा भी इतना डिटेल। देखिए अभी ये क्वेश्चन ने आपको डरा दिया, आप इसमें बहुत ध्यान लगाओगे, इसमें हो सकता है क्या, इसमें हो सकता है क्या, तो यही क्वेश्चन, यही ये पूरा खेल है ये पूरा माइंडसेट का खेल है, का माइंडसेट पूरा हिल जाना चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर आपको, अगर किसी को टॉर्चर करना है तो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर दे दीजिएगा उसे और बोलिएगा सॉल्व करिएगा, मतलब जो प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर काफी सही है, क्योंकि अगर आंसर की और जो ओरिजिनल आंसर की है उसमें काफी ज्यादा फर्क है। ठीक है, ये आंसर सही है, पर 42 डी। 43 क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल that has sides 1 million kilometers along with laser shining between the craft. The experiment in question refers to, अभी देखिए पूरा एक्सपेरिमेंट बताया कि एक एक्सपेरिमेंट है, तो वो क्या है? तो वोयेजर 2 है क्या? वोयेजर 2 तो काफी दूर गया था, ऐसा ट्रायंगल विंगल तो करते नहीं बेटे, तो पहला तो नहीं है। न्यू हॉराइजन भी लंबा गया था, नहीं है। लीसा पाथ फाइंडर और इवॉल्व लीसा दोनों में रहेगा। लीसा पाथ फाइंडर भी नहीं है, इवॉल्व लीसा है। ठीक है, ई लीसा।
तो ये पूरा जो है ये एक्सपेरिमेंट बताया, ये इवॉल्व लिसा का है। ठीक है, साइंस एंड टेक का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफी अच्छे और सिंपल क्वेश्चंस रहते तो इसमें हाथ के मार्क्स मिल सकते हैं हमें। 44 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। ठीक है। अ पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है। ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ अ पी। ठीक है। सभी लग रहा है ना? तो आंसर क्या हो गया इसका? सभी तो है। सही तो है। हम्म। देखिए, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा स्टेटमेंट्स को। ऐसा कुछ वियर्डनेस नहीं है, ना ही ऐसा स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन दिया है कि भाई इतना इतना ऐसा ऐसा ऐसे होना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं। ठीक है। 45 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोक्कल कंजुगेट वैक्सीन, पीसीवी, इन इंडिया? अच्छा ठीक है, ये कुछ तो निमोनिया मतलब लंग्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। अभी देखिए थर्ड स्टेटमेंट देखिए, दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट्स एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शंस। क्या लगता है आपको, ऐसा हो सकता है क्या? सी गलत। ए और टू। ये तो पहला सही है, दो ही देखेंगे अभी। द डिपेंडेंस, आपकी अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी ना, तो आपको सीधा वो स्टेटमेंट दिख जाएगा जो गलत होगा, डायरेक्ट दिख जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जैसे आपने ये क्वेश्चन देखे, मैंने तो ये देखा भी नहीं, पर जैसे आपने एक ग्लांस दिया ना, तो आपको समझ में आ जाता है। ये थर्ड तो थोड़ा वियर्डनेस है, इतना प्रैक्टिस करनी चाहिए आप। ठीक है। अभी सेकंड स्टेटमेंट में देखते हैं, डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। क्या लगता है आपको? पॉसिबिलिटी वाला है ये, मतलब पॉसिबिलिटी बताए कि कैन बी रिड्यूस बोला है, तो चांसेस तो है कि ऐसा कुछ ना कुछ तो हो सकता है, तो सेकंड तो सही होना चाहिए आंसर हो गया बी। ठीक है। देखिए, हमें कुछ आइडिया नहीं था ये क्या है, किसके रिगार्डिंग है, पर देखिए ये स्टेटमेंट की वजह से काफी ज्यादा सिंपल भी हो जाता है। इवन यूपीएससी भी चाहती है कि ये आंसर आप मार्क करें, ऐसा बता रही है क्वेश्चन में। ठीक है। 46 क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहना चाहिए? डिजिटल, फूड, हेल्थ, टेलीकम्युनिकेशन। किसमें लग रहा है आपको? अभी देखिए डिजिटल जमाना बहुत ज्यादा चल रहा है, काफी ज्यादा चर्चे में। अगर मान लीजिए अभी आपने कुछ आइडिया नहीं, पर डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या फूड रहना चाहिए, हेल्थ रहना चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन रहना चाहिए? देखिए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख लीजिएगा, ये थोड़े स्पेसिफिक जा रहे हैं, ये ब्रॉड है। आंसर हो गया ये। अगर आपको कुछ आइडिया भी नहीं रहता तभी आप ये मार्क कर सकते हो। ये थोड़ा मतलब जुगाड़ तो है, पर लॉजिकल जुगाड़ है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है। 47 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स? ठीक है। अभी देखिए बेसिक एनसीईआरटी वाला सवाल पूछा है। जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी साइंस की, वो मार खाने वाले इसमें। इवन जो पढ़ के भी कुछ उखाड़ नहीं सकते, वैसे देखा तो देखेंगे आप, क्वेश्चन देख लीजिए। प्लांट सेल्स हैव सेल्यूलोज सेल वॉल्स whilst एनिमल सेल्स डू नॉट। सही तो है ना? आपको पता रहेगा, सेल्यूलोज सेल वॉल है इसलिए तो वो एक जगह पे है, अगर सेल वॉल नहीं रहता तो वो घूमते फिरते रहते। ठीक है। तो पहला तो सही है, ए सी और डी में। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू। अभी देखिए इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं रहेगा। थर्ड, मैच्योर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल व्हाइल्स एनिमल सेल हैज मेनी स्मॉल वैक्यूल्स। क्या लगता है आपको, सही है? ये सही है। अभी ये भी नहीं पता रहेगा आपको, ये दो तो आपको कुछ आइडिया नहीं, इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, पर आंसर क्या है पता है आपको? क्या लगना चाहिए? थर्ड तो थर्ड तो है, सेकंड वाला नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है एनिमल्स प्लांट सेल में। आंसर हो गया सी। 48 क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए एनसीईआरटी इतनी मस्त है, देखिए आप किसी को भी ऐसा निगलेक्ट नहीं कर सकते, हाँ ये क्या हमें सब आता है प्लांट से एनिमल से। ठीक है। 48 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन और फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन? ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है देखिए एक्सपोजर के लिए? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक, वुड बर्निंग, यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर, यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरिथीन। क्या लगता है बेंजीन किस में से निकल सकता है? तो इसका आंसर 99% क्लासेस के ने दिया है डी। आंसर है ए। ये भी गलत है। देखिए इसमें से निकलता है, इनका मानना है यूजिंग वार्निश वुडन फर्नीचर नहीं है, यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरिथीन नहीं है। अभी ऐसे क्वेश्चंस आपको लगेगा कि इसका ऑल ऑफ द अबव ही रहेगा, तो अभी ऐसे भी भ्रम में मत रहिएगा। ठीक है। आंसर हो गया ए इसका। 49 क्वेश्चन देखते हैं। आप समझ रहे हो कितना डिफिकल्ट जा रहा है, मतलब अगर कोई बंदा जिसका स्कोर 105 110 भी रहेगा और सीधा वो 80 पे आ जाएगा, तो उसको कैसा लगेगा आप मुझे बता दीजिएगा। वैसा मुझे लगा था तब, क्योंकि तब मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने मेंस का प्रिपरेशन भी चालू कर दिया था, इवन क्लासेस के जो टेस्ट सीरीज वगैरह थे तब उसके भी फीस भर दिए। तो वो काफी डिफिकल्ट जा रहा था मुझे तब, बहुत डेंजर फेस था इसकी इसकी वजह से। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी टाइम गया अभी।
49 क्वेश्चन देखते हैं, इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंस इन द नियर फ्यूचर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन और पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया। मतलब अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होगी इन फ्यूचर में, तो कौन सी ऐसी पॉलिसीज रहेगी इंडिया के लिए जो कुछ तो बचाव करने के लिए करेंगी। तो नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स, ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। और ये तो बहुत डेंजर रीजन है। ये तो किया ना, तो ये तो खत्म हो जाएगा। सिंगापुर का आप देख समझ सकते हो, सिंगापुर ने भी ऐसे कुछ, तो सिंगापुर या कोई तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री थी, तो उन्होंने भी फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी किया था। और उसके जैसे बहुत अचानक तो सब आ गए, ये सुन के कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी हो गई, बहुत सारे कंपनीज आ गए, और कुछ तो रिसेशन वगैरह आ गए, इसलिए सब चले गए, और ये पूरा मतलब बहुत डेंजर क्राइसिस में आ गई थी कंट्री। तो थ्री तो मोस्ट लाइकली मेजर तो नहीं है, थ्री तो नहीं है, ए और बी में है। ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, अभी फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, और ये बोल रहे फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाले हैं। अगर ये भाग गए तो बैंक्स काफी मेजर रोल प्ले करते हैं पूरे पब्लिक्स में, तो अगर ये भाग गए तो फिर हमारी और फाइनेंशियल क्राइसिस तो और डूब जाएंगे हम। ठीक है, सेकंड तो नहीं होना चाहिए, आंसर हो जाए। ठीक है, 50 क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी। देखिए, अगर आपने 1 लाख रुपए कैश निकाले अपने बैंक से, तो इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा मनी सप्लाई में, इकोनॉमी में क्या हो सकता है। अभी 1 लाख रुपए कम हो गए, 1 लाख रुपए बढ़ेंगे, ये 1 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ेंगे, या फिर कुछ नहीं चेंज होगा। देखिए, अगर आप देखा जाए, तो जो आपके पास पैसा है उसे कहते हैं टोटल स्टॉक ऑफ मनी, मतलब आपके पास ये है, और जो फ्लो में है वो अलग रहता है। अभी आपने सिर्फ इसमें से, मतलब ये बस बैंक में था और बस आपके हाथ में है, तो इसमें कुछ मनी सप्लाई का कुछ रोल ही नहीं आता, कि आपने ना ही किसमें इन्वेस्ट किया है ना ही कुछ किया है। तो उसकी वजह से जो एग्रीगेट मनी सप्लाई रहेगा वो अनचेंज ही रहेगा। इसका और इसका कुछ तालमेल ही नहीं, इसलिए आंसर हो गया डी। ठीक है, तो 51 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक। अभी देखिए, आपको एफडीआई एफआईआई का मीनिंग पता होना ही चाहिए उसका, उसके रिगार्डिंग ही पूरा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, तो देखते हैं। इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स एसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी। देखिए, सिर्फ लिस्टेड कंपनी में नहीं, बाकी बल्कि अनलिस्टेड कंपनी में भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा, अगर एफडीआई का अगर मीनिंग पूछा जाए, तो वो कोई भी जो पर्सन है जो इंडिया के बाहर रह रहा है, तो वो इन्वेस्ट कर सकता है एक अनलिस्टेड इंडियन कंपनी में भी, और मोर देन 10% अगर रहा इन्वेस्टमेंट उसका, लिस्टेड कंपनी में भी कर सकता है वो, मोटा मोटे तौर पर कहा जाए तो। ठीक है, तो पहले तो गलत है। इट इज अ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। ठीक है, इसे होल्ड पर रखते हो सकता है। इट इज द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग। अभी देखिए, डेट सर्विसिंग की कोई बात ही नहीं आती इसमें, तो सी तो नहीं है। इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखिए, एफआईआई और एफडीआई दोनों का अलग रोल है। एफडीआई का 10% से ज्यादा हो सकता है लिस्टेड कंपनी में, पर जो एफआईआई रहते हैं वो लेस देन 10% रहता है, तो ये दोनों कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो फोर्थ तो नहीं है ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो गया फिर, बी। इट इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो है, क्योंकि देखिए कि डेट तो क्रिएट नहीं कर रहा, और ये कैपिटल फ्लो है। जैसे वॉलमार्ट ले लीजिएगा, एफडीआई है वॉलमार्ट, आप समझ सकते हो। ठीक है, 52nd क्वेश्चन देखते हैं। तो जो 52nd क्वेश्चन है वो यूपीएससी ने कैंसिल किया है। अभी देखते हैं क्यों कैंसिल किया है। इंडिया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इम्पोर्ट्स। ठीक है, सही तो है। इंडियाज इम्पोर्ट्स मतलब वन और ए और डी में रहेगा आंसर। इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील केमिकल फर्टिलाइजर मशीनरी हैव डिक्रीज इन रिसेंट ईयर्स। पता नहीं। इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इट्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। हो सकता है। अभी देखिए, क्वेश्चन में क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। अभी एट प्रेजेंट मतलब क्या, अभी का मतलब 2020 का बोल रहे हैं, या फिर इससे कुछ सालों के पहले का बोल रहे हैं, उस पर ही क्वेश्चन था। और तभी आई गेस इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड करंट अकाउंट डिफिसिट, तो तब हमारा ट्रेड करंट अकाउंट जो था वो सरप्लस में था। अगर तभी की बात की जाए 2020 की, तो तब सरप्लस में था, तो इसलिए फोर तो नहीं आ रहा, तो आंसर हो गया ए। तो ऐसा तो ए आंसर होना चाहिए था, पर अभी इसके वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनको डिफिकल्ट जा रहा था कि इंटरप्रेट क्या करेंगे, तो इसलिए इन्होंने ये कैंसिल ही किया क्वेश्चन। ठीक है, 53rd क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन न्यूज रेफर टू अ ग्रेड ऑफ। अभी ये क्या है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है ये। तो क्रूड ऑयल, बुलियन, रेयर अर्थ एलिमेंट्स या यूरेनियम, क्या लगता है आपको, ये जो टर्म है ये किसके रिगार्डिंग रह सकता है। तो ये आंसर इसका क्रूड ऑयल। ठीक है,
ये न्यूज़पेपर का बोल सकते हो कि न्यूज़पेपर में आते रहता है टर्म क्रूड ऑयल के रिगार्डिंग कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड, ये ग्रेड है एक्चुअली क्रूड ऑयल का। ठीक है, 54 क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी नॉन फाइनेंशियल डेट क्या, इसमें क्या क्या आता है? हाउसिंग लोन्स ओन्ड बाय हाउसहोल्ड्स, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। अभी करेक्ट आंसर बोला है, तो क्या लगता है आपको एक इंडियन इकोनॉमी में क्या रह सकता है? तो नॉन फाइनेंशियल डेट का पहले तो मीनिंग देखते हैं हम। पहली बात तो नॉन फाइनेंशियल मतलब क्या? तो जो एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट रहता है जो इशू किया जाता है गवर्नमेंट एंटिटीज से या फिर हाउस होल्ड से या तो बिजनेस बिजनेस वालों ने, तो वो इंक्लूड नहीं किया जाता फाइनेंशियल सेक्टर में, तो इसे कहते हैं नॉन फाइनेंशियल डेट। जैसे कि क्या हो गया, इंडस्ट्रियल लोन्स हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गए, क्रेडिट कार्ड के बैलेंसेस हो गए। बस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है फाइनेंशियल डेट के रिगार्डिंग, पर जो इश्योर रहता है वो नॉन फाइनेंशियल रहता है, बस इतना ही फर्क है। तो क्या क्या हो गया इसमें फिर? हाउसिंग लोन्स आता है क्या? आता है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स आता है, ट्रेजरी बिल्स भी आता है। आंसर हो गया डी। 1 2 3 आंसर हो गया इसका। ठीक है, 55 देखते हैं। इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर आईईएई सेफगार्ड्स व्हाइल अदर्स आर नॉट। मतलब आईई सेफगार्ड्स में कुछ कुछ रखे और बाकी क्यों नहीं रखे? क्यों? तो सम यूज यूरेनियम एंड अदर यूज थोरियम, ये रह सकता है क्या? नहीं। सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाईज। ठीक है। सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन इंटरप्राइजेस एंड अदर्स आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक इंटरप्राइजेस। नहीं। सम आर स्टेट ओन्ड एंड अदर्स प्राइवेट। नहीं। क्या लगता है आपको आंसर क्या रहना चाहिए इसका? तो ये रीजन है कि कुछ लोग इंपोर्टेड यूरेनियम यूज करते हैं, बाकी डोमेस्टिक सप्लाई से यूज करते हैं, इसलिए ये कुछ कुछ ही आईए सेफगार्ड्स में रखे हुए, कुछ कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो 56 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर स्ट्रीम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो करेक्ट पूछा है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। ठीक है, हो सकता है। दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। दे आर नॉट कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या लगता है आपको? तो देखिए, जो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स है तो वो सिर्फ गुड्स में आते हैं, सर्विसेज में नहीं आते, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत, आंसर हो गया सी। तो ये दोनों तो सही है। आपको लगेगा कि दे आर नॉट कंसर्न्ड विद रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये गलत हो गया, तो ऐसा नहीं है। तो ये सही आंसर है सी। ठीक है, 57 देखते हैं। इफ द आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू। अभी देखिए, एक्सपांशन मतलब क्या? मनी सप्लाई बढ़ाना है। तो इसमें से ऐसा क्या करेगी जो इससे विपरीत होगा? इनको एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, पर ये क्या नहीं करेंगे इसके लिए, तो वो बोलना है। तो पहले तो हम देखेंगे क्या करना चाहिए एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी में। तो कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, सही है, ये तो एक्सपांशनिस्ट में करना चाहिए, तो इसमें तो नहीं कर सकते, तो इसलिए 3 तो नहीं रहेगा। बस हमें एक थोड़ा सा, अभी देखिए इसमें नॉट डू बोला है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि एक्सपांशनिस्ट है, मतलब इन शॉर्ट ये एक्सपांशन के बजाय कॉन्ट्रेक्शन करना है हमें। तो कॉन्ट्रेक्शन करने के लिए ये करेंगे क्या? नहीं। इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, हाँ ये करेंगे, तो 2 तो है ही वैसे भी। कट द ऑप्टिमाइज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, नहीं। एसएलआर अगर हम कम करेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएंगे, तो हमें हमें मनी सप्लाई कम करना है, तो वही इन शॉर्ट एक्सपांशनिस्ट को नॉट से किया तो हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है इकोनॉमी को, मतलब मनी सप्लाई कम करना है। तो पहला नहीं, तीसरा नहीं, तो इसलिए आंसर हो गया बी। ठीक है, 58 क्वेश्चन देखते हैं। With reference to Indian economy after the 1991 economic liberalization, consider the following statements। ठीक है, 1991 का टाइम फ्रेम दिया है, तभी की इकोनॉमी है, तो क्या रह सकते हैं इसके? वर्कर प्रोडक्टिविटी, रुपीज पर वर्कर एट 2004-5 प्राइसेस इंक्रीज इन अर्बन एरियाज वाइल इट इज डिक्रीज इन रूरल एरियाज, पता नहीं। तो परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्कफोर्स स्टडीली इंक्रीज्ड, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज्ड, हाँ ये तो चांसेस ज्यादा है, क्योंकि 1991 का समय तो जो रूरल एरियाज में रहेगा नॉन फार्म, क्योंकि कैसे एलपीजी आ गया था, लिबरलाइजेशन आ गया था, और जो फार्म एक्टिविटीज थी उस पर थोड़ा सा कम फोकस होने लग गया था, तो बोल सकते कि नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज होने लग गई थी, तो तीसरा तो सही होना चाहिए, मतलब ये दोनों में है, बी और सी में है। तो श्योर शॉट हमें पता है कि ये सही है, अभी ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो 3 और 4 में आंसर रहेगा, अभी ये दोनों को देखने की भी जरूरत नहीं। द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, क्या लगता है आपको? डिक्रीज हो ही रहेंगे क्या? तो हाँ, डिक्रीज हो गई थी। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा 5 ईयर प्लान्स आपको देखने चाहिए अच्छे से। तो 1991 के बाद 5 ईयर प्लान्स या फिर ये जो एनसीईआरटी आती है तो उसमें आप देख सकते हो 11th की एनसीईआरटी इकोनॉमी की, वो देख सकते हो आप। तो इसमें अच्छे से दिया है हमने। ठीक है, 59 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स deliver more credit in comparison to scheduled commercial banks and regional rural banks। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी की बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसमें से तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा किसका रहेगा? तो देखिए, तो आपको अगर ये आइडिया रहेगा कि जो एग्रीकल्चर या फिर शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज्यादा कौन देता है, तो एससीबी देता है। मतलब क्या, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक देते हैं, 70 to 80% देते हैं। तो डीसीसीबी का कुछ रोल ही नहीं आता। तो एससीबी होना चाहिए, तो पहला तो गलत हुआ। सेकंड देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ डीसीसीबीज इज टू प्रोवाइड फंड्स टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। हाँ, ये हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन बोला है, तो ये हो सकता है कि पीएससीएस को देना चाहिए उन्हें। तो सेकंड तो सही आंसर हो गया। आंसर हो गया बी, जो तो फॉलोइंग करेक्ट बोला था। ठीक है, 60th क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड। ठीक है, साइबर इंश्योरेंस के रिगार्डिंग बोला है इंडिविजुअल्स के, तो क्या क्या कवर किया जाता है इन एडिशन टू पेमेंट फॉर द लॉस ऑफ फंड्स एंड अदर बेनिफिट्स। मतलब इसके साथ साथ और क्या क्या कवर किया जाता है? ये लॉस ऑफ फंड्स और अदर बेनिफिट्स भी देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर, हो सकता है क्या? पता नहीं, होल्ड पे रखते हैं। कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर इफ सम miscreant willfully damages it, if proved so, पता नहीं। कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन, ठीक है, होल्ड पे रखते हैं, हो सकता है। कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट, ये भी हो सकता है। अभी देखिए थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है अभी इसमें से एक ने तो दो कुछ ना कुछ तो गलत रहेंगे। हम फिर से देखते हैं। कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर, ठीक है, हो सकता है, चांसेस है। कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस इट, इफ प्रूव्ड। देखिए, कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर मतलब नया कंप्यूटर देंगे क्या ये? इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस, अगर कोई डैमेज किया कंप्यूटर तो उसे हम उसके लिए नए कंप्यूटर का कॉस्ट देंगे क्या? अभी साइबर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं हम। ये ठीक है, मालवेयर वगैरह कुछ अटैक हो गया, तो अगर साइबर एक्सटॉर्शन हो गया या फिर कोर्ट ऑफ लॉ में डिफेंस मतलब फाइल शूट हो गई, तो ठीक है। ये देखिए बहुत चिंदी रीजन है। न्यू कंप्यूटर का कॉस्ट देंगे क्या हम? अभी सेकंड तो गलत है। आंसर हो गया बी। ठीक है, फ्लो में हमें लगेगा कि हाँ कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर होना चाहिए। देखिए फ्लो में हमें पूरी तरह से डुबा देंगे ये, तो इसलिए हमें थोड़ा सा सतर्क रह के आंसर पिक करना है। जो गलत है उस पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है, 61 देखते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर क्या हो सकता है? क्या कर सकते हैं? तो नीचे से हम ऊपर जाएंगे, ऊपर से नहीं जाते हम। सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो सकती है क्या ये? ठीक है, हो सकती है। वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स बाय द बैंकिंग सिस्टम, ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगी क्या? चांसेस कम है। पाँच गया, आंसर हो गया सी। देखिए वेवर अगर करने लग गए तो अपनी इकोनॉमी को काफी ज्यादा नुकसान होगा, और ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर रिटर्न आना चाहिए। अगर वेवर देने लग गए तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एग्रीकल्चर लोन पे। बैंकिंग सिस्टम पे काफी ज्यादा प्रेशर आ जाएगा और एनपीएस भी काफी बढ़ जाएंगे। तो पांचवा तो नहीं होना चाहिए। फिर भी हम देखते हैं बाकी। फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू फार्मर्स, ये टाइप की इन्वेस्टमेंट है। फ्री में देने लग गए तो वही इकोनॉमिक प्रेशर। फोर भी नहीं आना चाहिए, फाइव भी नहीं आना चाहिए। फोर नहीं, फाइव नहीं, वही आ रहा आंसर। थर्ड देखते हैं, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट। ये देखिए पॉजिटिव नोशन पे जा रहा है। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट अच्छी बात है। फिर कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है मतलब थोड़ा सा तो इंप्रूवमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में। दूसरा भी आना चाहिए। फिक्सिंग एमएसपी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर ऑफ ऑल क्रॉप, सभी को एमएसपी देने लग गए तो फिर हमारी इकोनॉमी पे और डिफिकल्टी हो जाएगी। तो कुछ चुनिंदा ही, आई गेस 22 क्रॉप पे ही देते हैं हम। तो जो भी मेजर मेजर रहेंगे उन पे ही देंगे, जिस पर उनको काफी ज्यादा हानि होने लग गई है। तो अगर सब पे देने बैठे तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा ही, मतलब गवर्नमेंट का। इसलिए पहले तो नहीं रहना चाहिए। पहला नहीं, है तो आंसर हो गया सी। ठीक है, 62 देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इन इंडिया। अभी देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अभी देखिए कुछ कुछ इकोनॉमी के मेजॉरिटी देख के रहेंगे आपने क्वेश्चन। एक तो कंसेप्चुअल रहता है, ज्यादातर तो कंसेप्ट बेस्ड ही रहते हैं, या तो फिर एप्लीकेशन देते हैं कि वो कंसेप्ट का। जैसे अभी अभी हमें हमें एक्सपांशनरी पॉलिसी करनी है, तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा?
मतलब क्या क्या कम करना चाहिए, क्या क्या ज्यादा करना चाहिए, CRR SLR कम करेंगे ज्यादा करेंगे, बैंक रेट ज्यादा बढ़ाएंगे कम करेंगे। तो देखिए कॉज इफेक्ट पे देते हैं ये, या फिर कुछ ना कुछ तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन देके वो बता देंगे कि इसमें अभी क्राइसिस आने वाले तो हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए ज्यादा करना चाहिए। मतलब कंसेप्चुअली, इनडायरेक्टली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ही आपको फोकस करना है इकोनॉमी के क्वेश्चन में। अभी देखिए कुछ कुछ टर्म्स का भी इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है, तो आपको जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स लग रहे हैं जो काफी डिफिकल्ट होते हैं, जिससे कि ICR हो गया या फिर दूसरे कुछ कुछ टर्म्स भी आते हैं नए नए जो इकोनॉमिक सर्वे में रहते हैं, तो उसे भी आपको देखना चाहिए अच्छे से, डिटेल में पढ़ना चाहिए। उसके रिगार्डिंग लगा तो वीडियो देख सकते हो आप यूट्यूब पर वगैरह। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है देखते हैं हम। मतलब इंपॉर्टेंस पूछा है कि ये ICR का इंपॉर्टेंस क्या है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। देखिए नाम में है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो क्या लगता है आपको क्या रहेगा, इसका मीनिंग क्या रहेगा। तो इंटरेस्ट कवर करने के लिए जो रेशियो रहेगा वही रहेगा, ऑब्वियसली इतना सिंपल नहीं है। तो डेट रेशियो रहता है और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रहता है, तो वो डिटरमाइन करते हैं कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी क्या नहीं उसके आउटस्टैंडिंग डेट पे, तो इसकी वजह से ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखते हैं फिर। अगर इन शॉर्ट बता जाए तो ICR मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अपॉन EBIT। EBIT क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मतलब एक कंपनी कितने बार वो इंटरेस्ट पेमेंट भर सकती है उनके खुद के अर्निंग से, तो इन शॉर्ट वो हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो पहला तो सही है कि अंडरस्टैंड होता है कि जो प्रेजेंट फर्म है वो बैंक को देगी कि नहीं, मतलब कितना लोन देना चाहिए उनको उनके रिस्क के हिसाब से, तो पहला तो है। इट हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव द लोन टू। ये भी सही है, क्योंकि देखिए अगर बैंक को पता चल गया कि ये फर्म अच्छा है या बुरा है, इसकी अर्निंग्स कैसी है, कंसिस्टेंट है, लो है, डिक्लाइनिंग है या कांस्टेंट है, या फिर इसकी रिटर्न्स इतना आ रहे हैं क्या नहीं, तो सेकंड तो सही है, दोनों पहले तो दो सही है। द higher a borrowing firm's level of a interest coverage ratio, the worse is its ability to service its debt। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर ज्यादा रहा ICR तो वो बेटर रहता है, अच्छी बात होती है कि ICR ज्यादा है मतलब आपकी कैपेबिलिटी ज्यादा है रिटर्न करने की। अगर ICR कम है तो वो कंपनी डेट एक्सपेंस में ज्यादा आ सकती है। तो इसमें क्या लिखा है, हायर अ बोरोइंग फर्म लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द वर्स इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट। तो ये उल्टा हो गया, अगर जितना फर्म का ICR ज्यादा है तो उसका वर्स ने बेटर रहता है टू सर्विस इट्स डेट। ठीक है, थर्ड तो नहीं है। आंसर क्या हो गया, ए। 63 देखते क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स और पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट। अभी देखिए क्या क्या फैक्टर्स की वजह से जो राइस का प्राइस है वो अफेक्ट हो रहा था, पॉलिसी बोलो या फैक्टर्स बोलो। तो करंट पूछा है, MSP क्या लगता है आपको, होना चाहिए, फिर होना चाहिए। गवर्नमेंट का ट्रेडिंग उसकी वजह से भी प्राइस अफेक्ट होता है क्या, हाँ होता है, इंपोर्ट कम होने लग गया तो प्राइसेस के ऊपर इफेक्ट होगा। गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग, हाँ फिर स्टॉक पाइलिंग अगर ज्यादा बढ़ने लगे तो प्राइसेस नीचे गिर जाएंगे क्योंकि स्टॉक्स में बहुत ज्यादा हो गया। कंज्यूमर सब्सिडीज, ये भी अभी लगेगा आपको 1 2 3 है कि इसमें नहीं दिया है, ठीक है 1 2 3 देते तो और कंफ्यूजन बढ़ जाता, क्योंकि देखिए कंज्यूमर सब्सिडीज का भी फर्क पड़ता है प्राइस पे। सब्सिडी मतलब क्या, एक पार्ट जो रहता है, अभी समझो कंज्यूमर को 10 रुपए किलो के हिसाब से अगर चावल मिल रहे हैं, तो 50% अगर गवर्नमेंट भरने लग गई है उसका कॉस्ट, मतलब 5 रुपए मिल गया, उसके ऊपर कॉस्ट तो फर्क पड़ गया ना राइस का, इसलिए आंसर हो गया डी। ठीक है, 64 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, करेक्ट बोला है। तो वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, क्या लगता है आपको, ठीक है, पता नहीं। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, होना चाहिए क्योंकि टेक्सटाइल है तो दोनों के इसमें इंपॉर्टेंट ट्रेड का रिगार्डिंग तो होना ही चाहिए, टू तो रहना चाहिए, A B और D में रहेगा आंसर। इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया, ये क्या बात हुई, नेपाल रहेगा क्या, नेपाल तो नहीं है, तो आंसर A और B में रहेगा। टू तो सही है, अभी पहला, इंडिया श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। तो देखिए अगर आपको पता रहेगा ट्रेंड, तो इंडिया श्रीलंका का ट्रेड थोड़ा डिक्लाइन में ही चल रहा है अभी, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस को कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, और ये पूरा व्हाइट वॉश कर रहे, मतलब ब्रेन वॉश कर रहे श्रीलंका का कि इंडिया खराब है वगैरह वगैरह, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए पहला भी गलत है, पहला गलत, मतलब आप दोनों में रिस्क उठा सकते हैं, 1 and 2 ओनली, और बाकी बहुत सारे क्लासेस वालों ने ये आंसर दिया है, देखिए देखिए ये भी कितना गलत हो गया।
अगर किसी ने ये मार्क किया रहेगा तो फिर ये कितना डिफिकल्टी जा रहा रहेगा उसको। ठीक है। 65 क्वेश्चन देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द फोर कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। अभी देखिए G20 में 20 कंट्रीज है, एक यूरोपियन यूनियन पकड़ के, मतलब 19 कंट्रीज है, एक यूरोपियन यूनियन है। तो आपको अभी सब 20 के 20 कंट्री याद करने थे क्या? नहीं। देखिए 20 जो भी कंट्रीज रहेंगे वो थोड़े से डेवलपिंग इकोनॉमीज रहेंगे। मेजोरिटी ऑफ टाइम तो डेवलपिंग इकोनॉमीज रहेंगे और कुछ कुछ ही डेवलप्ड इकोनॉमीज रहेंगे। तो हमें ऐसे कंट्रीज देखने जो, मतलब मेरा तो लॉजिक तब का वही था, पर कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करके आंसर लाया था मैंने। तो आप थोड़ा सा ट्राई करके देखिएगा, आपको क्या लगता है इसमें से आंसर क्या रहेगा। तो इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया। अभी साउथ कोरिया काफी स्ट्रांग इकोनॉमी, तो चांसेस कम है कि इसमें आने के। तो ब्राजील, ईरान, ब्राजील तो रहना चाहिए, ईरान, सऊदी अरेबिया, वियतनाम। ईरान की पॉसिबिलिटी कम लग रही है मुझे, तो सी भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एंड न्यूजीलैंड। क्या लगता है आपको, न्यूजीलैंड रहेगा क्या इसमें? मुझे न्यूजीलैंड की शक्यता कम लग रही है, क्योंकि थोड़ा सा डेवलप्ड भी है और उसका कुछ ऐसा ज्यादा लगता भी नहीं है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ये देखिए। अभी ये कंट्रीज देखिए, अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका और तुर्की। देखिए डेवलपिंग इकोनॉमीज लग रहे, नॉर्मल है, ज्यादा कुछ ऐसा हाईफाई नहीं है इनमें। तो हो गया आंसर ए, 65 का ए आंसर। 66 क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। अभी शॉर्ट टर्म क्रेडिट किसके लिए दिया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में? तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, सीधा ऑप्शन पे छलांग मत मारिएगा। इसका कंटेक्स्ट पढ़िएगा कि ये क्या है, मतलब किसका, किसके बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा है। उस कंटेक्स्ट में हमें सोचना पड़ता है। हमारा माइंडसेट ऐसा रहता है कि मैंने जो पढ़ा है अभी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के रिगार्डिंग, वही मैं देखूंगा, तो हो गया, फिर आपका काम हो गया। ठीक है। तो पर्पस पूछा है, करेक्ट आंसर बोला है, इसमें क्या रहेगा? वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म असेट्स होना चाहिए। परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स। ठीक है, हो सकता है। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फार्म हाउस। ठीक है, होल्ड पे रखते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, होना चाहिए। ये तो निकालने चाहिए, क्रेडिट कार्ड क्यों लेगा, सपोर्ट क्यों देंगे इसको, तो अगर एक्सपेंस हो गया तो अच्छी बात है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप अ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। अभी ये पहला स्टेटमेंट देखिए। अभी हाँ, घर बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम देंगे क्या फार्मर? कभी कभी क्या होता है, आपको थोड़ा होल्ड करना सीखना आना चाहिए। फटक से हमें इधर नहीं उड़ी मारनी चाहिए। अगर आपको कुछ श्योर शॉट नहीं है, 50-50 लग रहा है, थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, आगे बढ़िए, आगे के ऑप्शन में देखिए। जैसे मैंने आपको कहा था कि जितने ज्यादा ऑप्शन देंगे उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है हमें ऑप्शन चूज करने में। तो आप डरिएगा मत, जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा उतना इजी इजी रहता है, ये समझ के चलिए। ठीक है, आंसर सीधा आपको दिख जाएगा, आंसर हो गया बी। 67 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। अभी सीपीआई और डब्ल्यूपीआई बेसिक कंसेप्ट से, इसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या आता है, वेटेज क्या क्या आता है इसमें, फूड मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या आता है इसमें। आपको ये बेसिक रिक्वायरमेंट तो पता होनी चाहिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में। तो आपको अगर पता रहेगा तो ये मार्क कीजिएगा, वरना स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा कंसेप्चुअल बेस है। तो आपको पता है क्या वेटेज ऑफ फूड सीपीआई में ज्यादा है या नहीं? तो आंसर सही है, ये तो पहले तो सही है। डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज विच सीपीआई डज। क्या लगता है आपको, सर्विसेज करता करता है क्या? सही बात है, ये कैप्चर नहीं करता सर्विसेज, सिर्फ गुड्स कैप्चर करता है, और सीपीआई दोनों करता है। सेकंड भी सही है, पहला भी सही है। ए और डी में आंसर हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन चेंजिंग द की पॉलिसी रेट्स। नहीं, सीपीआई है। तो देखिए, अगर आपको ये दोनों भी पता नहीं है तो फिर भी आप 50-50 पे आ रहे हैं, देखिए। तो आपको हार नहीं माननी चाहिए। 1 और 2 आंसर है इसका। ठीक है, 68 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रिवर और ये किस में जाता है। अभी देखिए रिवर और कहाँ फ्लो होती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया अभी आज, बट ये डायमेंशन आपको सीखना चाहिए अभी। अभी क्या हो सकता है, रिवर और उसके नेबरिंग मेजर सिटीज भी ये पूछ सकते हैं कि इससे पास होती है या नहीं। तो ये भी आपकी तैयारी होनी चाहिए, अगर इस पर से ये अंदाजा लगा जा सकता है। अब ये किस में फ्लो होती है, बस ये सिंपल सवाल पूछा है। मेकंग अंडमान सी में होती है क्या, क्या लगता है आपको? अभी आपको तुक्केबाजी नहीं करनी है, इसमें श्योर शॉट आना चाहिए। तो मेकंग अंडमान सी में नहीं आती है, तो पहला तो गलत हो गया। 3 और 4 में आंसर है। 3 तो सही है, ये तो पता भी नहीं रहेगा तो चलेगा। जाम्बेजी इंडियन ओशन में आती है क्या, क्या लगता है आपको? जाम्बेजी आई गेस अफ्रीका में। तो अफ्रीका में एक तो ये इधर जाएगी, नहीं तो इधर जाएगी। यहाँ पे तो अटलांटिक है, और यहाँ पे तो इंडियन है। तो यहाँ पे जाती है, यहाँ पे जाती है, आपको क्या लगता है? तो 50-50 है, आंसर उड़ा दीजिए। 68 का सी है। ठीक है।
3 और 4 आंसर है। तो अभी थेम्स कहाँ पे जाती है, आयरिश सी में जाती है क्या? और जो मेकोंग रिवर है वो जाती है साउथ चाइना सी में। अभी साउथ चाइना सी कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, इनडायरेक्टली ऐसा सवाल पूछा है देखिए। और जो रिवर थेम्स है वो तो पता है आपको, इंग्लैंड में है, तो वो कहाँ पे जाएंगी, तो नॉर्थ सी में जाती है। ठीक है, आयरिश सी में नहीं जाती। दो गलत, तीन गलत, तीन सही, फोर सही। 69 देखते हैं। Consider the following statements. In the case of all cereal, pulses, and oilseeds, the procurement at minimum support price is unlimited in any state or UT. Is unlimited. सीधा unlimited बोल दिया, खत्म. In the case of cereals and pulses, the MSP is fixed in any state or UT at a level to which the market price will never rise. अभी देखिए एमएसपी का रोल क्या रहता है, मिनिमम सपोर्ट, मतलब मार्केट उधर तक नहीं दे रहा तो आपको मिनिमम उतना तो देना चाहिए, समझो। और मार्केट का रोल क्या रहता है कि जो एमएसपी है उससे ज्यादा ही मिले फार्मर को। एमएसपी मतलब क्या, अगर कम से कम इतना नहीं तो फिर इतना तो दे दीजिए। मार्केट में अगर समझो 100 रुपए कुछ ना कुछ तो XYZ ये ग्रेन है, 100 रुपए इसकी मार्केट प्राइस है, तो एमएसपी समझो रख दिया 50। तो एमएसपी का रोल क्या रहता है कि एक सेफर साइड रहे कि भाई कुछ नहीं तो एमएसपी मतलब गवर्नमेंट तो खरीद लेगी ना इतने प्राइस पे, मतलब उसको लॉस भी नहीं और थोड़ा सा तो प्रॉफिट तो होना चाहिए। तो मार्केट प्राइस का काम ही है कि इसके ऊपर रहना चाहिए, नीचे नहीं। कंसेप्चुअल था ये। सेकंड भी गलत, पहला भी गलत, आंसर गाड़ी करेक्ट बोला है। 70 क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी देखिए कंसेप्चुअल है, देखिए कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कॉल मनी, जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये जो भी है इतने सारे टर्म्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल है इसके रिगार्डिंग। देखिए अभी इसमें बोला है कमर्शियल पेपर क्या है, तो शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है क्या, क्या लगता है आपको, रहेगा क्या? तो हाँ रहेगा, पहला तो सही है। इसमें है नहीं अभी इतना, इसमें लॉजिक लगा ही नहीं सकते, ये कंसेप्ट इधर ये सर नो में आता है इसका आंसर, को अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो भूल जाइए। फिर भी इसमें ज्यादा ऑप्शन है तो ज्यादा चांसेस है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, लॉन्ग टर्म है क्या? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तो नहीं, दूसरा तो नहीं। तो देखिए 134 में है, पहला तो है, मतलब आंसर इधर ही आ गया, सी आंसर। देखिए अगर दो भी, अभी कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, ये तो सही है, तो थ्री तो आना ही चाहिए। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, थ्री तो सही रहना चाहिए। अभी आपको 2 3 में रहेगा आगे, अगर आपका ये माइंडसेट से चलेगा तो। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर द इंटरेस्ट बोरिंग, जीरो कूपन बॉन्ड्स आर द इंटरेस्ट बेयरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स टू कॉर्पोरेशंस। क्या लगता है आपको, जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या क्या रोल था? इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स रहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। इसका कंसेप्ट ही देखिए, जीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब ये है कि ये डिस्काउंट पे जाता है, मतलब ये इंटरेस्ट पे नहीं लेते, तो उल्टा डिस्काउंटेड प्राइस पे जाता है। तो ये कंसेप्ट में ही देखिए कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, और तो नहीं है, सीधा आंसर। ठीक है, 71 देखते हैं। कल्चर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्किप के मेंटेलिटी से ही जाइएगा क्योंकि डिफिकल्टी जाएगी आपको, मैं बता रहा हूँ। परिव्रज का रिनंसिएंट एंड वॉन्डरर, श्रमण प्रीस्ट विद हाई स्टेटस, श्रमण थोड़ा सा आपने पढ़ा रहेगा। उपासिका ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, पता नहीं। श्रमण तो नहीं रहेगा हाई स्टेटस वाला, टू तो नहीं, आंसर हो गया बी। श्रमण जो है वो प्रीस्ट नहीं रहता है हाई स्टेटस वाला, तो क्या रहता है, वो रियलाइज करता है ट्रुथ, मतलब इन शॉर्ट मॉन्क्स रहते हैं ये प्रीस्ट नहीं रहते, मॉन्क्स रहते हैं, तो सेकंड तो गलत है। ये थोड़ा सा आइडिया था इसके बारे में इसलिए ये आंसर आ गया, वरना आपको कुछ आइडिया नहीं रहता तो फिर भी आप स्किप करने जैसा ही क्वेश्चन था ये। ठीक है, बी आंसर है इसका। 72 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाथियों के बारे में, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल, हो सकता है। द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स लॉन्ग, मतलब रेस्टिंग पीरियड इनका 22 मंथ्स का रह सकता है, हो सकता है। एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काफिंग टिल द एज ऑफ 40 years ओनली, मे बी। अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाइएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला, क्या लगता है? फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, आपने अगर एलिफेंट्स के बारे में पढ़ा रहेगा तो आपको पता है पहला जो हाईएस्ट नंबर है वो कर्नाटका में, उसके बाद आसाम है और फिर बाद में केरला है, तो थर्ड हाईएस्ट बोल सकते हैं। फोर तो गलत हो गया, वी वन टू और थ्री में, वी वन टू और थ्री ओनली। अभी क्या लगता है आपको, इसमें से दोनों में से आपको क्या लगता है कि कौन सा सही होने के चांसेस ज्यादा है? थर्ड स्टेटमेंट देखिए, एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काफिंग, काफिंग अगर पता नहीं तो आप ऊपर देख सकते हो, टिल द एज ऑफ 40 years ओनली। अभी देखिए ओनली भी थोड़ा सा खटक रहा है, तो चांसेस ज्यादा है कि ये गलत होने के। अभी देखिए ये दो देखते हैं, इसके कंपैरिजन में ये दो देखते हैं। द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल, ठीक है, हो सकता है। द मैक्सिमम जस्टिस पीरियड कैन बी 22 months, ये भी हो सकता है क्योंकि हाथी है भाई, आराम करेंगे, आराम से रहेंगे, तो चांसेस तो ज्यादा है कि वन और टू के राइट होने के, इसलिए आंसर हो गया ए। ठीक है, थोड़ा ओनली की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर ओनली नहीं रहता तो और डिफिकल्ट हो जाता दोनों में चूज कर। ठीक है, 73rd क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। अब इसके पहले देखिए कुछ तो अगस्त हमारा ही पूछा था 2019 में। अभी देखिए कावेरी बेसिन बोला है। तो देखिए जो भी बेसिन है, अभी कावेरी हो गया, अभी जो जो इसके पहले के जो भी कावेरी या फिर दूसरे भी रिवर्स उन्होंने बोले थे यूपीएससी ने, तो उसके रिगार्डिंग ये भी नेशनल पार्क पूछने लग गए थे। मैंने कहा जैसे आपको पहले कहा था कि रिवर्स के आजू बाजू की जो भी नेशनल पार्क, मेजर मेजर रिवर्स के आजू बाजू की जो भी नेशनल पार्क है उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन रखनी ही है। ठीक है। मेजर मेजर हिल्स, रेंजेस या फिर घाट्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, इसमें उसमें आता है कि नहीं। तो कावेरी बेसिन के आजू बाजू का बेसिन के रिगार्डिंग पूछे कि इसमें कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं। तो नागरहोल, पापीकोंडा, सत्यमंगलम, वायनाड, देखिए काफी क्लोज ऑप्शन दिए हैं। अभी देखिए अभी डिफिकल्ट हो जाएगा कि आपको कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब अगर आपको इसके रिगार्डिंग की लोकेशंस भी पता है तो आपको ये कावेरी बेसिन के रिगार्डिंग आना चाहिए। तो नागरहोल है वो कर्नाटका में आता है, आपको पता रहेगा। इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोला जाता है। तो अभी देखिए कावेरी तो पास नहीं होती नागरहोल से, पर इसकी जो ट्रिब्यूटरी है काबिनी, तो वो पास होती है। और इसमें देखिए कावेरी बेसिन बोला है, बेसिन मतलब क्या, ट्रिब्यूटरीज भी आती है। तो ये देखिए कितना डिटेल में क्वेश्चन था ये। आपको लगेगा कावेरी रिवर पहले इसमें तो पास नहीं होती, आंसर हो गया बी। ऐसा नहीं, कावेरी बेसिन मतलब उसके ट्रिब्यूटरीज भी आते हैं, तो पहला तो होना चाहिए। तो ए सी और डी में आंसर है। पापीकोंडा नेशनल पार्क क्या लगता है आपको, कहाँ पे रहेगा ये पापीकोंडा नेशनल पार्क, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो और ये कौन सी नदी पास होती है इससे, तो गोदावरी है, तो सेकंड तो नहीं आना चाहिए। तो अभी 1 3 4 3 4 3 4 तो सही है, सत्यमंगलम और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आते ही है। तो अभी वन तो सही है, आंसर हो गया सी। अभी हर एक का देखते हैं हम थोड़ा सा। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो केरला में। और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का मेजर इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है। और इसे भी रिवर काबिनी ही पास होती है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, क्या लगता है आपको? ये तमिलनाडु में है। और इससे पलर रिवर पास होती है, जो बाद में कावेरी में जाके मिल जाती है। काफी खंड तो आपको पता ही चल गया। ठीक है, 74 क्वेश्चन देखिए। विद रेफरेंस टू इंडियस बायोडायवर्सिटी, सीलन फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट। अभी इस पे से मेरे को आधा थोड़ा सा अंदाज लग गया था, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत है कि डिस्कवरी चैनल भी देखता था बीच में। तो ग्रे चिन मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, मिनीवेट भी मैंने सुना था। तो क्या है ये, बर्ड्स, प्राइमेट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस? तो आपको कुछ आइडिया रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा। अभी लगेगा फ्रॉग माउथ है मतलब रेप्टाइल्स वगैरह में तो आना चाहिए, नहीं तो एम्फीबियंस में तो आना ही चाहिए फ्रॉग माउथ। अभी फ्रॉग माउथ बोला है मतलब उसके जो चेहरा है वो फ्रॉग के जैसा है। जरूरी नहीं कि एम्फीबियंस ही आएगा, तो आंसर हो गया ए, बर्ड्स है इसका। मिनीवेट वगैरह मैंने सीवेट वगैरह पढ़ा था, बारवेट भी पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो इसलिए ये थोड़ा सा अंदाजा लग गया था मुझे। ठीक है। 75 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अ सब स्पीसीज ऑफ इंडियन स्वैम डियर, बारहसिंगा। अब इसके रिगार्डिंग है, दैट हैज वेल ऑन हार्ड ग्राउंड एंड एक्सक्लूसिवली ग्रामिनिवोरस। ठीक है। अभी इसका जो है एरिया, ये कहाँ पर पाया जाएगा एक्सक्लूसिवली, मतलब इसका कंजर्वेशन के लिए वेल नोन है, ये बोला है। बारहसिंगा आपको पता रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा। तो कहाँ पर हो सकता है, मानस, मुदुमलाई, ताल छपर। अभी देखिए इसके रिगार्डिंग भी आपको इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। आंसर क्या है इसका, कान्हा। कान्हा तू सोजा जा रहा, कान्हा कहाँ पर है, क्या लगता है आपको? और ये जो बारहसिंगा है स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में ही आना चाहिए। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, मानस आसाम में है, मधुमलाई कहाँ पर है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। 76 देखते हैं। स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो स्टील स्लैग है वो किसके लिए यूज हो सकता है, अभी ये पता ही नहीं तो फिर भी आप कोशिश कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। अभी आपको लगेगा एग्रीकल्चर सॉइल का क्या आएगा, एक चल आंसर है, नहीं। इसमें भी यूज होता है स्टील स्लैग। आंसर हो गया 1 2 3। आपको कुछ आइडिया रहेगा तभी आप मार्क कीजिएगा, वरना स्किप कर सकते हो। ठीक है। 77 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्ट डियर। अभी देखिए हर एक जो भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, जैसे मस्ट डियर हो गया, बारहसिंग हो गए, तो उनका नेचुरल हैबिटेट वो कहाँ ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये दो तीन चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए, जैसे कि पार्क्स वगैरह, नेशनल पार्क, सेंचुरी किस में पाए जाते हैं, मेजर 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 स्पीसीज को आपको याद रखना चाहिए। 15 to 20 मेजर मेजर स्पीसीज है। उसके रिगार्डिंग आपने थोड़ा भी इंफॉर्मेशन अच्छे से निकाल लिया, नेचुरल हैबिटेट, उनके स्टेट्स, रिवर्स, और जो पार्क्स है उनके रिवर्स, इंटीग्रेटेड स्टडी हो जाएगा आपका उसमें। ठीक है। अभी मस्ट डियर कहाँ पाया जाता है, तो अस्कोट, गंगोत्री, किशनपुर, मानस। मस्ट डियर मानस में पाया जाएगा क्या, चांसेस कम है, और तो नहीं है। 1 2 2 3, 2 तो रहना ही चाहिए।
अभी किशनपुर अस्कोट पता रहेगा तो ये ठीक है, ना तो आंसर हो गया ए। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? उत्तराखंड। गंगोत्री कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, क्या लगता है? किशन किशन आते हैं यूपी में। मानस तो पता ही है आपको। ठीक है। और जो किशनपुर है वो दुधवा टाइगर रिजर्व का पार्ट है। दुधवा भी यूपी में है यार। ठीक है। 78 क्वेश्चन देखते हैं। In rural road construction, use of which of the following is preferred for ensuring environmental sustainability और to reduce carbon footprint? मतलब ज्यादा कार्बन एमिशंस नहीं होना चाहिए और एनवायरमेंटल सस्टेनेबल होना चाहिए रोड कंस्ट्रक्शन में, तो क्या यूज करना चाहिए, किसे प्रेफर किया जा सकता है? कॉपर स्लैग, कॉपर, ओल्ड मिक्स एस्फाल्ट, जियो टेक्सटाइल, हॉट मिक्स एस्फाल्ट, पोर्टलैंड सीमेंट। तो क्या लगता है आपको, क्या रहेगा आंसर? आपने थोड़ा बहुत पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पढ़ा रहेगा, ये थोड़ा सा डेंजर ही है। तो 5 तो नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों में आंसर है। 1 2 3 2 3 4। 1 2 3 2 3 4, मतलब 2 3 तो है। तो ये 2 3 पर ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, अभी 1 और 4 में लग रहा है। तो 1 और 4 कॉपर स्लैग हॉट मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी पता नहीं है, अभी कुछ आइडिया नहीं है, रिस्क उठा लीजिए। क्या आंसर रहेगा आपको, क्या लगता है? 78 का ए आंसर है, 1 2 3 है। ठीक है। 79 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोल एश कंटेन्स आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी। ठीक है, हो सकता है कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट, पता नहीं, हो सकता है। हाई एश कंटेंट, हाई एश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल। क्या देते, क्या लगता है आपको, देंगे क्या? हाई एश कंटेंट रहता है क्या? आपको लगेगा नहीं रहेगा, ऐसा कैसे हाई एश कंटेंट कैसा रहेगा, हमारे कोल क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है इसलिए एश कंटेंट ज्यादा रहता है। तो 3 तो होना ही चाहिए। ठीक है। इसमें रिलीज सल्फर आता है, हाँ आता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी आते हैं, तो 2 और 3 तो रहने चाहिए, बी बी और डी में आंसर पहला देखते हैं। कोल एश कंटेंट आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी, आंसर हो गया डी, सभी आते हैं। ठीक है। 80th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग? बायोचार का यूज क्या है, बायोचार पता नहीं फिर भी चलेगा, देखते हैं हम आंसर क्या आते हैं, देखते हैं। बायोचार कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। हाँ हो सकता है, बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। देखिए दोनों सपोर्ट कर रहा है, दोनों को मतलब लेके चल रहा है। एक तो दोनों गलत हो सकते हैं, नहीं तो दोनों सही रह सकते हैं। अगर दोनों गलत हो गए तो ऑप्शन ही नहीं है, मतलब दोनों सही होने ही चाहिए। ठीक है। 1 2 तो है। When biochar is a part of the growing medium, it enables the growing medium to retain water for long time. अभी देखिए अगर ये प्रमोट कर रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, वर्टिकल फार्मिंग को प्रमोट कर रहा है, तो ये तो होना ही चाहिए ना। भले आपको बायोचार पता नहीं है पर फिर भी आपको एक अंदाजा लग जाएगा, एक फ्लो में समझ में आ जाएगा कि ये आंसर तो सही होना चाहिए, डी आंसर है। 81 देखते हैं। इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 काफी स्ट्रिक्ट माना जाता है कि उसको प्रोटेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हाई लेवल पे प्रोटेक्शन दिया जाता है, जैसे कि टाइगर हो गया तो उसे हंटिंग करना इलीगल हो गया। शेड्यूल 6 में क्या आएगा वो बस सोच है कि इम्प्लीकेशन क्या रहेगा, अगर प्लांट स्पीसीज है शेड्यूल 6 में तो उसका इम्प्लीकेशन क्या रहेगा, लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट दैट प्लांट। क्या लगता है आपको, ऐसा रहेगा क्या? 6 में देंगे क्या वो? तो हो सकता है सच अ प्लांट कैनॉट बी कल्टीवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ये क्या बात हुई? कुछ भी सर्कमस्टांस के बगैर नहीं कर सकते, तो दूसरा तो गलत हो गया। इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, ऐसा भी जरूरी नहीं है। सच अ प्लांट इज इन्वेसिव एंड हार्मफुल टू द इकोसिस्टम। क्या लगता है आपको, ऐसा रहेगा क्या? नहीं। आंसर क्या हो गया, ए। कुछ कुछ आंसर की ने ये बताया है। देखिए ये भी कितने गलत आंसर दे रहे हैं। ठीक है। 82 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट, देखिए गुप्ता डायनेस्टी कितना इंपॉर्टेंट है। द टाउन्स घंटाशाह, कदूरो, चौल और आल्सो नोन एज, वेल नोन किसके लिए थे ये? चौल। किंगडम थे, कैपिटल थे। कैपिटल रहते तो पता चलता किसी पावरफुल किंगडम के। 82, तो बी तो नहीं रहना चाहिए। प्लेसेस ऑफ एक्सक्लूसिव स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अभी आर्किटेक्चर आपने पढ़ा रहेगा, तो ऐसा तो कोई टाउन थे ही नहीं। सी भी नहीं, बी भी नहीं। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर, चांसेस है पोर्ट्स भी रह सकते हैं या फिर ये भी रह सकते हैं, तो क्या लगता है आपको, ये दोनों में से मार्क कर सकते हैं? अभी देखिए लॉजिकल पे आ गए हम, तो आंसर हो गया ए, पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। ठीक है। टाउन्स भी इंपॉर्टेंट है हर एक डायनेस्टी के, और इसका इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है। 83 देखते क्वेश्चन। व्हाट इज आर द एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर? अभी जीरो टिलेज पता है रहेगा तो ही आप मार्क कीजिएगा, वरना फिर भी आप मार्क कर सकते हो, क्योंकि देखते हैं हम ऑप्शन भी है अच्छे खासे, 3 3 ऑप्शन दिए। सोइंग ऑफ इट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप, सही है। ऐसे जरूरी नहीं कि पिछला जलाने के बाद ही हम सो कर सकते हैं, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है।
पहला तो होना चाहिए। देखिए इधर 50-50 तक आ गए। Without the need for nursery of rice sapling, direct sapling of paddy seeds in the bed soil is possible। हाँ क्यों नहीं। विदाउट सैपलिंग भी हम डायरेक्ट प्लांटिंग कर सकते हैं पैडी सीड्स का। अभी पॉसिबल हो गया है, जीरो टिलेज का एडवांटेज बोल सकते हैं ये। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल, हाँ क्योंकि ये कार्बन को सोख लेता है। आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है। 84 क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। रॉ मटेरियल्स कौन से यूज कर सकते हैं, इसमें से क्या लगता है आपको नहीं रहना चाहिए, देखते हैं हम। डैमेज ग्राउंड होलोग्राम रोटर मटेरियल शेयर बट कैसा हुआ, इसमें लगता है आपको क्या नहीं रहना चाहिए। ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि देखिए अभी हमें कुछ आइडिया नहीं रहेगा कि इसमें से कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कौन सा रहेगा, पता नहीं। आंसर है इसका 1 2 5 6। आपको लगेगा सभी होना चाहिए पर नहीं है, 1 2 5 6 आंसर है। 1 2 5 6 मतलब ग्राउंड नट सीड्स और हॉर्स ग्राम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, ये डिफिकल्ट साइड पे था, स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। ठीक है, इसका डेफिनेशन कुछ, इट इज अ मेजर इन मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द। अभी सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन का क्या मीनिंग हो सकता है, तो नीचे से ऊपर जाते हैं हम देखते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द प्लैनेट अर्थ, ये क्या बात हुई। ऐसा लग सकता है सोशल कॉस्ट बोले तो ये इंडिविजुअल पर्सन का रहेगा कंट्रीब्यूशन, नहीं। एफर्ट्स पुट इन बाय अ क्लाइमेट रेफ्यूजी टू अडेप्ट टू लिव इन अ न्यू प्लेस, नहीं। Requirement of fossil fuels for a country to provide goods and services to its citizens based on the burning of those fuels, नहीं। आंसर क्या हो गया, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय टन ऑफ CO2 emissions in a given year, ये सोशल कॉस्ट हो सकता है। 86 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, अभी पल्स प्रोडक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। क्या क्या रहेगी स्टेटमेंट इसमें। ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, ठीक है। ग्रैंड ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन, ठीक है, पता नहीं। इन द लास्ट 3 decades while the production of kharif pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased। देखिए अभी आपको कुछ आइडिया है, लग रहा है थर्ड स्टेटमेंट थोड़ा डाइसी लग रहा है मुझे, तो थर्ड स्टेटमेंट तो निगलेक्ट करूंगा। ए और सी में आंसर रहेगा। अभी 1 और 2, क्या लगता है आपको दोनों में से कौन सा रहेगा। तो ये देखिए, ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन, ग्रीन ग्राम कौन से इतना इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इतना तो नहीं रहना चाहिए, 2 तो नहीं रहना चाहिए, ये थोड़ा वियर्ड स्टेटमेंट जा रहा है। नियरली हाफ बोले तो ऑलमोस्ट 50% बोल रहे हैं। 50% कब से हो गया इनका प्रोडक्शन, 2 तो नहीं होना चाहिए, आंसर हो गया। करेक्ट बोला है। 87 क्वेश्चन देखते हैं। द क्रॉप इज सबट्रोपिकल नेचर, हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजurious टू इट, मतलब ठंडी उसको बर्दाश्त नहीं। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड 50 to 100 सेंटीमीटर्स और रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ, मतलब ज्यादा रेनफॉल नहीं है, फ्रॉस्ट फ्री डेज लगते हैं, मतलब फ्रजाइल है ठंडी को। तो शुगर केन तो नहीं आना चाहिए। और लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर इज आइडियली सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द ग्राउंड, मतलब एक ब्लैक सॉइल के अराउंड ही हो सकता है। तो ब्लैक सॉइल की कैपेबिलिटी बोल रहे हैं कि लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर, रिटेनिंग मॉइस्चर वाला तो ब्लैक सॉइल ही है। ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा अच्छा क्या आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दैट क्रॉप। तो फ्रॉस्ट फ्री डेज बोला तो कॉटन ही आना चाहिए, क्या लगता है आपको। आंसर हो गया कॉटन। 88 क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप्स, ये क्या बात हुई, इतना भेदभाव क्यों। पहले तो गलत। सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस विद द पिस्टन, ये भी क्या बात हुई। दोनों भी गलत, आंसर हो गया डी। मतलब ये एक को दे रहे और दूसरे को नहीं, मतलब मैं एक, समझो दो दोस्त थे, समझो दो भाई है, तो उनके बीच बस एक को ही चॉकलेट देंगे और दूसरे को नहीं देंगे, ऐसा होगी बात। ठीक है, इसमें बुरा मान जाएगा। ठीक है। 89 क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड्स इन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, अभी शुगर केन के रिगार्डिंग बोला है। देखिए एग्रीकल्चर का इंपोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है अभी, ये ट्रेंड में दिख रहा है। शुगर केन के रिगार्डिंग बोला है करंट ट्रेंड्स। A substantial saving in seed material is made when bird ship seedlings are raised in nursery and transported in the main field, ठीक है, हो सकता है। When direct planting of sets is done, the germination percentage is better with single budded sets as compared to the sets with many buds, पता नहीं। If bad weather conditions prevail when sets are directly planted, single budded sets have better survival as compared to large sets। Hmm, पता नहीं। Sugar cane can be cultivated using seedlings prepared from tissue culture, ये होना चाहिए। कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर, ये तो होना चाहिए, फोर तो रहना चाहिए। अभी देखिए दोनों में ऑप्शन आ गए, एक ऑप्शन के लिए आपको बस तैयार रहना है बस।
भले कुछ आइडिया ना हो पहले तीन में, एक ऑप्शन ऐसा दे देता है कि सीधा 50-50 पे आ जाता है। अभी 1-4 और 2-3 देखते, 1-4 सही लग रहा है या 2-3 सही लग रहा है? तो क्या लगता है आपको? आपको लगेगा 2-3 सही लग रहा है, वन तो रहना चाहिए, पर देखिए वन, वन एक्चुअली ज्यादा सही लग रहा है, तो आंसर हो गया 1-4 सी। 90 क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर टू बी प्रैक्टिस इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के लिए कौन सा है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, वर्टिकल फार्मिंग, इंसोमीटर यूज। तो क्या लगता है आपको? सभी लगेगा नहीं? आंसर हो गया डी। नहीं, यूपीएससी ने इसका आंसर 1-3 दिया है, पता नहीं क्यों, वर्टिकल फार्मिंग क्यों, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर नहीं, मुझे बता दीजिएगा। क्योंकि देखिए जो भी इको वर्टिकल फार्मिंग में क्या होता है, तो उसमें अलग से कंपार्टमेंट किए जाते हैं और ऊपर ऊपर रखा जाता है, तो उसके ऊपर जो अदर बर्ड स्पीसीज या फिर जो भी जर्मिनेशन करने के लिए जो भी स्पीसीज की जरूरत होती है, तो उसका प्रभाव नहीं रहता, इसलिए इको फ्रेंडली नहीं माना गया है मेरे हिसाब से, तो ऐसा रहना चाहिए। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्यों नहीं है इको फ्रेंडली, वर्टिकल फार्मिंग क्यों नहीं। आंसर हो गया ए। काफी ज्यादा आंसर की ने ये डी लिया है, और मैंने भी आंसर डी किया था शायद तभी, और आंसर ए था इसका, 90 का। ठीक है, 91 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर? फर्टिगेशन पता है नहीं पता है, ठीक है, फिर भी हम देखते हैं, ऑप्शन ज्यादा है तो कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। कंट्रोलिंग द अल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल, ठीक है, हो सकता है। एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर पॉसिबल, होल्ड पे रखते हैं, ऑल अदर बोला है, सबसे एक्सट्रीम में जा रहा है, थोड़ा होल्ड करते हैं इसे। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स इज पॉसिबल, ये होना चाहिए। वन होना चाहिए, थ्री होना चाहिए, वन होना चाहिए, थ्री होना चाहिए, मतलब क्या, ये दोनों में आंसर। अभी फोर या देखते कौन सा रहना चाहिए, वन, फोर या टू रहना चाहिए कि नहीं देखते। रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल, पॉसिबिलिटी दे रहे देखिए, 3-4 तो रहना चाहिए। आंसर हो गया सी। ये दूसरा क्यों नहीं है, देखिए ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स बोला है, इसलिए प्रॉब्लम है। इस पॉसिबल तो बोला ही है, पर ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स थोड़ा एक्सट्रीमनेस जा रहा है, इसलिए सेकंड तो गलत करूंगा। अगर मार्क ही करना है तो सी करूंगा। ठीक है, 92 क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following minerals: bentonite, chromite, kyanite, sillimanite. Which of the following are officially designated as major minerals? Okay, आइडिया है मेजर मिनरल्स का? देखिए मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंट है, माइंस और मिनरल्स एक्ट आ गया था, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेजर मिनरल्स के रिगार्डिंग आपको पढ़ना चाहिए, तो मेजर मिनरल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया है। देखिए फॉलो अप रहता है इनके क्वेश्चंस। माइनर मिनरल सैंड के ऊपर पूछा था इन्होंने, अभी मेजर मिनरल्स के रिगार्डिंग सीधा क्वेश्चन पूछा कि कौन सा मेजर मिनरल है, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछा था। तो आपने अगर मेजर मिनरल्स पढ़ा रहेगा तो भी आप मार्क कर सकते। तो क्या लगता है आपको, क्या रहेगा? आंसर हो गया डी, 2-3-4 है, बेंटोनाइट नहीं है। 93rd क्वेश्चन देखते हैं। With reference to ocean mean temperature (OMT), which of the following statement is correct? OMT is measured up to depth of 26 degrees Celsius, isotherm which is 120 meter in the southwestern Indian Ocean during January March. ठीक है, पता नहीं। OMT collected during January March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long term mean। क्या लगता है आपको? देखिए ये हो सकता है कि जो जनवरी मार्च में है, तो उसका अगर एसेसिंग किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि मानसून कितना होगा। ठीक है, सेकंड तो होना चाहिए, बी और सी में आंसर है। ओएमटी इज मेजर्ड अप टू डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म, पता नहीं, ये चांसेस कम है, विच इज 129 मीटर्स इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन ड्यूरिंग, ये चांसेस कम लग रहे हैं मुझे, कि इतना स्पेसिफिकेशन कैसे देने लग गई है, और इतना डीप में कैसे जाने लग गए। 129 मीटर्स थोड़ा ज्यादा डीप हो रहा है, इतना डीप टेम्परेचर क्यों मेजर करेंगे, वो ऊपर का सर्फेस ऑलमोस्ट 50-60 मीटर तक तो देखना चाहिए ना, इतना डीप में जाके क्या मिलेगा आपको, क्योंकि ऊपर के ऊपर कितना इवेपोरेशन हो सकता है उसका टेम्परेचर हम आप ही कर सकते हैं, पहले तो चांसेस में गलत ही मान लो। आंसर हो गया बी। 94 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, consider the following statements: at present the retail price of chemical fertilizer is market driven and not administered by the government। क्या लगता है आपको? तो ऐसा होगा क्या? पहले तो गलत, गवर्नमेंट एडमिनिस्टर नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? पहले तो गलत, दो तो सही है, दो तो पढ़ने की जरूरत नहीं थी। सल्फर विच इज रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, क्या लगता है आपको? हो सकता है, बी आंसर हो गया। 95 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर आ गया? फटक से आपको याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन, इट इज वन ऑफ द नेशनल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखिए दो, नो हैबिटेशन, अगर समझो, मान लो पहला स्टेटमेंट सही है, 2 डिस्ट्रिक्ट में है, तो नो ह्यूमन हैबिटेशन हो गया क्या? दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक तो ये गलत है ना, तो ये गलत है। ज्यादा चांसेस इसके हैं, क्योंकि नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, इससे चांसेस क्यों कम ही है। और डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे आएगा? क्या लगता है आपको?
ये राजस्थान में आता है। तो पहला तो सही होना चाहिए, सॉरी, दूसरा तो गलत होना चाहिए। सी आंसर, सीधा सी आंसर। ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो है ही नेचुरल हैबिटेट इसका। और दो डिस्ट्रिक्ट पता है नहीं पता है उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ये बेसिक कंसेप्ट पूछा है इन्होंने। ठीक है, आपको लगेगा नेशनल पार्क है उसमें कैसा कोई रहेगा, तो ऐसा नहीं, रहता ही नहीं। रह सकते लोग, रह सकते जो फॉरेस्ट डीलर है वगैरह, उनके लिए तो रहेगा ही नहीं। आंसर हो गया सी। 96 क्वेश्चन देखते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन आया। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड एट, अभी देखिए काफी चर्चे में था। अभी कहाँ पर है? एक्साइचिन, ले, गिलगिट, नुब्रा वैली। अभी आपने अगर पढ़ा रहेगा, सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा रिवर के नजदीक था। पिछले इसमें ही देखा रहेगा आप कि जो सियाचिन ग्लेशियर है 2019 की, इसमें देखिए फॉलोअप क्वेश्चन कैसे पूछा है। अभी बस इन्होंने बोला कि ये किसके आसपास है, तो आंसर क्या हो गया? डी। ले में नहीं, अक्साई चीन का सवाल ही नहीं आता। ईस्ट में नहीं है अक्साई चीन के, वेस्ट में। ईस्ट ऑफ ले, ले के नहीं, ले के भी नहीं आता नजदीक। ईस्ट नहीं है, नॉर्थ है ये, गिलगिट के ऊपर है क्या? गिलगिट बाल्टिस्तान तो नॉर्थ के नहीं आता, गिलगिट बाल्टिस्तान तो ये इसके ईस्ट में है। ठीक है, अब मैप एक बार देख लीजिएगा। और ये सही बोला है मैंने सब। 97 क्वेश्चन देखिए। विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। फेमस प्लेस और प्रेजेंट स्टेट देखिए। फेमस प्लेसेस भी इंपॉर्टेंट हो गए अभी। बिलसा, द्वार समुद्र, गिरिनगर, स्थानेश्वर। द्वार समुद्र आपको पता है महाराष्ट्र में आएगा, क्या लगता है आपको द्वार समुद्र महाराष्ट्र में आएगा? नहीं, सेकंड गलत, 1314 में है। अभी देखिए, ये दोनों में आप रिस्क उठा सकते हैं। तो क्या लगता है आपका आंसर है ए, 13 है। द्वार समुद्र कहाँ पर आता है? द्वार समुद्र जो है वो होयसला की कैपिटल थी, आपको पता रहेगा। और होयसला कहाँ पर थे? तो कर्नाटका में थे। तो पहले तो, दूसरा तो गलत हो गया। बिलसा एमपी में, गिरिनगर गुजरात में। स्थानेश्वर यूपी में आता है क्या? नहीं, तो ये आता है कुरुक्षेत्र सिटी, हरियाणा। थानेश्वर क्या, फिर इसे बोलते हैं थानेसार। थानेश्वर का थानेसार क्या है? ठीक है। 98 क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statements. 36% of India's districts are classified by the overexploited or critical by the CGWA. पता नहीं। CGWA was formed under the Environment Protection Act. क्या लगता है आपको? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। हाँ, टू है, टू एंड थ्री है। इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। आपको गलत लगेगा पर आंसर सही है, बी आंसर इसका। पहला गलत है। तो ये ओवर एक्सप्लॉइटेड में 17% आता है, 36% नहीं है। ठीक है, 36% बहुत ज्यादा हो, इसकी वजह से ये आंसर गलत है। डिफिकल्ट साइड में था, और आपको 50-50 तक तो आ सकते थे आप। टू तो सही है, अगर आपको पता चल गया कि टू तो सही है तो 50-50 तक तो आ सकते थे। ठीक है, 99 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जेट स्ट्रीम्स ऑकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। ये क्या बात है? सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। रोरिंग 40s 50s वगैरह है ना, फास्ट एंड फ्यूरियस वाले, फ्यूरियस 50s वगैरह है ना ऐसे नाम। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में ही तो जेट स्ट्रीम है। पहला तो गलत हो गया। टू तो सही है। थर्ड देखते हैं। द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ साइक्लोन इज नियरली 10% लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। ये क्या बात हुई? थर्ड तो गलत है। आंसर हो गया सी। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रहता है, उल्टा जो आया रहता है साइक्लोन का, तो उसमें काफी ज्यादा टेम्परेचर रहता है बीच में, इसलिए लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और ऊपर जाता है फिर। ठीक है, 100 देखते क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। सबसे ज्यादा एरिया किस में आएगा, मतलब जो सबसे बड़ा एरिया रहेगा टाइगर रिजर्व का, उसमें ही तो ज्यादा से ज्यादा लार्जेस्ट एरिया आएगा ना। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से? कॉर्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, सुंदरबंस। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व किस में आता है? तो ऑब्वियस है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। अगर स्क्वायर किलोमीटर की बात की जाए तो 821 आता है, ये 1100 में आता है ये 821 में आता है। सॉरी, सुंदरबंस आता है 1700 के अराउंड। और जो नागार्जुन सागर है वो आता है 2600 के अराउंड। तो कितना बड़ा है देखिए। तो लार्जेस्ट एरिया तो इसमें आएगा ना, उससे आता है। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।